नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव इस वक्त ऐसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है जिसके उस पार बीजेपी के लिए ढेर सारी उलझनें दिख रही हैं और इंडिया गठबंधन के लिए सफलता की नई राह दिखाई दे रही है। जी हां, परसों चुनावों के इस लोकसभा चुनाव के छठे चरण की वोटिंग है और आज चुनाव प्रचार थम गया है और इस बीच राहुल गांधी ने और इंडिया गठबंधन ने फिर से बीजेपी की पोल खोल दी है और उसे उसकी ही चालाकियों में उलझा दिया है। मोदी फिर देश के साथ नए वादे करने की चालाकी कर रहे हैं कि तीसरी बार सत्ता में आने पर उनका क्या प्लान है। उधर चुनाव आयोग ने भी जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा है उससे साफ समझ में आता है कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में निष्पक्षता पर संदेह है और यानी कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पक्षपाती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन बीजेपी की इस चालाकी की पोल खोल रहा है। खैर, किस तरह कांग्रेस ने खोली है बीजेपी की पोल, यह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह देख लेते हैं कि आज राहुल गांधी ने चुनाव के नतीजों को लेकर कौन सा बड़ा दावा कर दिया है। आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं चुनाव के नतीजों को लेकर, जरा सबसे पहले उसको सुनते हैं। सुनिए जरा। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, रिजर्वेशंस पर आक्रमण कर रहे हैं। 22 लोगों के लिए उन्होंने सारा का सारा काम किया है। अदानी जी को देश की संपत्ति पकड़ा दी है। हम चाहते हैं कि 90% की राजनीति गरीब लोगों की, किसानों की, मजदूरों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, माइनॉरिटीज की, गरीब जनरल क्लास की राजनीति ये चुनाव चल रहा है और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। थैंक यू वेरी मच। दिल्ली में कितना सीट आते हैं? 7 की 7। तो सुन रहे थे आपको बता दूं दोस्तों कि राहुल गांधी ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली में प्रचार भी किया। इसके अलावा ये जो सुन रहे थे ये भी दिल्ली में ही उन्होंने मीडिया से चर्चा की थी, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली में उन्होंने चुनाव के लिए प्रचार किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और जब प्रचार के लिए वो जा रहे थे तो मेट्रो से राहुल गांधी ने मेट्रो की सवारी की कन्हैया कुमार के साथ और मेट्रो में आम लोगों के साथ उन्होंने चर्चा भी की और सेल्फी भी मेट्रो में उन्होंने लोगों के साथ खिंचवाई। आज राहुल गांधी जब मेट्रो में थे तो आपने देखा कि थोड़ी देर में उस विजुअल को भी आपके सामने हम ले आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कल राहुल गांधी टेम्पो में सवार हुए थे। जी हां, पिछले दिनों आपने टेम्पो शब्द का बहुत इस्तेमाल सुना है, हम लोग भी कई बार चर्चा करते आए हैं। राहुल गांधी कल टेम्पो में सवार थे। हरियाणा के पंचकुला में देखिए टेम्पो सर्विस, ये टेम्पो सर्विस इसमें सवार थे। हरियाणा के पंचकुला में राहुल गांधी ने टेम्पो पर चढ़कर एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया है। एक वीडियो आया है जिसमें राहुल गांधी युवाओं से कह रहे हैं, इसी वीडियो में राहुल गांधी युवाओं से कह रहे हैं कि उनमें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह अंतर है कि पीएम मोदी का टेम्पो अडानी के लिए चलता है, लेकिन राहुल गांधी का टेम्पो जो है वो युवाओं और अग्निवीरों के लिए चलता है। इसी वीडियो में युवक राहुल गांधी से बेरोजगारी पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं इस वीडियो में क्या कुछ है। राहुल गांधी ने इसे अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर इसे जारी किया है और ये पूरा टेम्पो में का जो है ये वीडियो अभी आना बाकी है, लेकिन उन्हीं से साभार राहुल गांधी से इस वीडियो को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनिए जरा। मेरे में और मोदी जी में ये फर्क है कि मोदी जी का टेम्पो अदानी जी के लिए चलता है, मेरा टेम्पो युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए चलता है। हेलो, कैसे? नमस्कार। चलते मेरे आज कोई नहीं, कोई टमाटो की नौकरी कर रहा, कोई गार्ड की नौकरी कर रहा, कोई प्राइवेट सेक्टर में गया। हमारा 7 वार्ड मैटर की जैसा देश लोगों को हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर देंगे। मोदी जी का टेम्पो जो है अदानी वाला है, हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हमारा टेम्पो अग्निवीर का है। उनके सब टेम्पो भर भर के घर में जाते हैं, हमारे टेम्पो भर भर के इंसाफ के लिए जाते हैं। ये अग्निवीरों का है, ये देश के उन सभी नौजवानों का है, उन सभी माओं का है, उन सभी भाइयों का है। मैं कहता हूँ कि आज राहुल जी, आज आपके साथ देश का एक एक अग्निवीर आपके साथ खड़ा है सर। थैंक यू। राहुल
तो देखा आपने राहुल गांधी इसका पूरा वीडियो जो है, फुल वीडियो कमिंग सून लिख रहे हैं राहुल गांधी, और यहां बता रहे हैं कि राहुल गांधी का टेम्पो जो है वो किसके लिए, अग्निवीरों के लिए है, युवाओं के लिए है, जबकि नरेंद्र मोदी का टेम्पो अदानी के लिए है। इसी तरह आज राहुल गांधी ने महिलाओं से आज मुलाकात की, और एक और वीडियो काफी चर्चा में, महिलाओं से मुलाकात के बाद एक वीडियो राहुल गांधी का काफी चर्चा में आ गया, और जिसमें एक महिला अपना दुख जताते जताते बताते बताते जब रो पड़ी तो राहुल गांधी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि आप मेरी जिम्मेदारी हो। आइए जरा सुन लीजिए, देख लीजिए अपनी आंखों से, कानों से सुन लीजिए क्या कुछ चल रहा है, सुनिए। सर मेरी फैमिली 75 साल से कांग्रेस से जुड़ी हुई है। मेरी सास मतलब मेरे हस्बैंड जब पैदा हुए थे ना, तो वो दूसरे दिन ही जेल में गई थी इंदिरा गांधी जी के साथ, लेकिन हमें आज तक उस चीज मतलब अब मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं 4 बच्चे पाल रही हूँ, अकेली विधवा मेरे को जी नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ? राहुल जी, मैं आपको नमस्कार करना चाहती हूँ, और दूसरी बात भैया राहुल गांधी मोबाइल नंबर को मेरी लिस्ट में लिखा हुआ है, ये कितनी साड़ी वाली उनको याद नहीं होगा, लिस्ट में तो है अपने में परवीन सर। महिला आज वो सिलेंडर कहाँ, कांग्रेस की सरकार में 400-300 रुपए सिलेंडर था, 350, अब वो 1100 रुपए का है। लेकिन इलेक्शन के टाइम पे 200 रुपए घटा के वोट के चक्कर में 900 रुपए कर दिया, सिर्फ वोट के चक्कर में। अब वही सिलेंडर इलेक्शन के बाद 1500 रुपए होगा। बताइए कहाँ से मैं खरीदूंगी, कहाँ से बच्चे पालूंगी? 4 बच्चे पढ़ने वाली, मेरी छोटी बेटी 6 साल की। मेरी जिम्मेदारी। वो बोलिए ना, क्या नाम है अभी, मंजू। तो सुना आपने, मेरी जिम्मेदारी है, घबराओ मत। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप सुनते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर बड़े पदों पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों पर बात नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है। यानी ये राहुल गांधी का अंदाज जो है वो सामने आ रहा है, आप देख रहे हैं, जिसमें निश्चित ही जनता के बीच कांग्रेस की साख मजबूत हो रही है। बीजेपी की मुश्किलें दोस्तों इस बात से भी बढ़ रही हैं कि किसानों का मुद्दा हो या महिला पहलवानों के साथ हुई नाइंसाफी हो, अग्निवीर जैसे मसले हो या फैसले हो, इन सब पर जनता की नाराजगी अब साफ दिखाई दे रही है। आज हरियाणा में प्रियंका गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें भी इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी को घेरा है। आइए जरा, प्रियंका गांधी हरियाणा में थी, और ये तमाम मसले, चाहे वो महिला पहलवानों का मामला हो, चाहे अग्निवीर का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, इन तमाम मसलों पर खुलकर यहां पर प्रियंका गांधी अपनी बात रखती हुई, सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। अब मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूं कि यहां से आपको लगता है कि खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये चुनाव खट्टर जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव मोदी जी और मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है। आपका वोट आज मोदी जी को हराने के लिए जा रहा है। ध्यान से अपना वोट दीजिए, पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। जिन्होंने आपको दिल्ली के अंदर जाने से रोका, उनको दिल्ली से निकाल दीजिए। ये देश आपका है, ये देश आपका है। आप किसान हो इस देश के, इस देश की आत्मा हो, इस देश का जवान आपका बेटा है। मैं आपकी जो भावना है उसको समझती हूं, क्योंकि जब आपके बेटे देश के लिए शहीद होते हैं
तो आप पीछे नहीं हटते। आप दूसरे बेटे को भी बोलते हैं जाओ, तुम भी जाओ सरहद पे रक्षा करो देश की। ये आपकी भावना है, ये आपके जज्बात हैं। मैं इस भावना को इसलिए समझती हूं क्योंकि मैं भी एक शहीद की बेटी हूं और एक शहीद की पोती हूं। और अगर मेरे 100 बेटे होते, मैं भी उनको वही कहती जो आप अपने बेटों को कहते हो। तो ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है जितनी हमारी है। हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, हम आपके खिलाफ जो अन्याय किया गया है उसको दुरुस्त करेंगे, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। लेकिन अब आपके जागने का समय आ गया है। आप भी जागिए, आप भी लड़िए इस देश के लोकतंत्र। तो प्रियंका गांधी को अभी आप सुन रहे थे, यहां साफ साफ प्रियंका गांधी अपनी बातें रख रही हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ आज सोनिया गांधी ने भी मतदाताओं से अपील की है, जिसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि दिल्ली वालों 7 सीटों पर हमें जिताने का भरोसा दीजिए। और क्या कुछ कहा है इस अपील में सोनिया गांधी ने, जरा वो भी सुन लीजिए। दिल्ली के लिए स्पेशल अपील। और आप जानते हैं कि आज 6वें चरण के मतदान से पहले चुनाव का जो प्रचार है वो आज 5 बजे थम गया है, लेकिन उसके बाद दिल्ली की 7 सीटों के साथ साथ 58 सीटों पे मतदान होना है। और यहां से तस्वीर साफ झलकती है कि आगे क्या कुछ होने जा रहा है। सोनिया गांधी जो अपील कर रही हैं, सुनिए। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन। तो सोनिया गांधी की अपील आप सुन रहे थे। एक तरफ चुनाव प्रचार में बीजेपी पिछड़ रही है, लगातार ये तमाम आप विपक्ष के नेताओं के भाषण, उनकी अपील आप सुन रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने जिस तरह फॉर्म 17C के डाटा सार्वजनिक न करने पर हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है, उसे लेकर भी कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कुछ कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा सुन लीजिए एक छोटी सी बानगी अभिषेक मनु सिंघवी। और यहां चुनाव आयोग की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले और दूसरे दौर का जो मतदान है उसमें 7% की लगभग बढ़ोतरी हो गई बाद में, और इसी को लेकर एक हलफनामा दिया, एक याचिका दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उस पर जवाब मांगा। हलफनामे में जो बातें आई हैं वो उस पर क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जरा सुनिए। नंबर 1 कि 17C एक जो फॉर्म नंबर होता है जिसके अंदर जितने वोट कितने वोट एक पोलिंग स्टेशन में, विभिन्न पोलिंग स्टेशंस में दिए गए। नंबर 2 कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन सी पोलिंग स्टेशन पे लगाई गई। और नंबर 3 हर मशीन में कितने वोट पड़े। ये चुनाव आयोग कृपया अपनी वेबसाइट पे लोड कर दे। ये बड़ी सरल सी सीधी मांग। अभी क्या मांग में कोई बहुत अजीबोगरीब चीज लगती है आपको? ये कोई घिनौना पाप है ऐसी मांग करना? अब इसका जवाब देखें आप हलफनामे में जो आया है। इतना अचंभित करने वाला, इतना मजाकिया जवाब मैंने तो कम से कम किसी संवैधानिक संस्था द्वारा नहीं देखा। पहला इसमें बिंदु है कोट अनकोट, it is undesirable and unfeasible to disclose this data। ये अनडिजायरेबल और अनफीजिबल उनके शब्द हैं। आपको बताता नहीं है चुनाव आयोग कैसे अनडिजायरेबल है, क्यों अनडिजायरेबल है, किस प्रकार से अनडिजायरेबल है या अनफीजिबल है। डेटा अपलोड करना कभी अनफीजिबल और अनडिजायरेबल हो सकता है। उसके बाद पैरा 36 में एक और जबरदस्त, गंभीर, मजाकिया, दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। कोट,
a disclosure of Form 17C is amenable to mischief and a vitiation of the entire electoral space. Public posting on the website increases the possibility of the images being morphed, which can then create widespread public discomfort and mistrust in the entire electoral process, unquote. दोस्तों, अंग्रेजी मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं इसका क्या मतलब है। ये अजीबोगरीब है, समझ के बाहर है, तर्क नहीं कुतर्क है। अगर मैं या आप या AICC या कोई भी संस्था अपलोड करती है कुछ चीज, तो ये डर या भय है कि वो मॉर्फ हो सकता है, उसकी फोटोएं ली जा सकती हैं। तो जितना भी डेटा करती है चुनाव आयोग, ये तो सभी डेटा में हो सकता है। इससे हिचक होती है डेटा अपलोड करने की कभी। तो कल आप सुन रहे थे, कल शाम को जब हम लोगों ने चर्चा की थी तो उसी समय यह खबर आई थी कि चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया है कि हम फॉर्म 17C को हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, कोई फोटो ले सकता है, फोटोशॉप कर सकता है, ये सारी बातें। और यही इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे आज अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से, और इस पर अपनी नाराजगी जताते हुए कांग्रेस पार्टी यहां दिखाई दे रही है। आपको बता दें दोस्तों कि कल इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल 24 तारीख है और कल इसी मामले पर, यानी कि जो पहले फेज, दूसरे फेज, तीसरे फेज या अभी तक के जितने भी 5 फेजों में जो चुनाव हुए हैं उसमें कितने लोगों ने मतों का प्रयोग किया है, आप संख्या नहीं बता रहे हैं। आप फॉर्म 17C जहां पर यह बताया जाता है कि कितने लोगों ने वोट डाले, यह नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज जब अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं दूसरे वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कुछ जरूरी बिंदुओं पर इस तरफ ध्यान दिलाया है, और इस पर चुनाव आयोग तो सवालों के घेरे में आ ही रहा है। बीजेपी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो क्या छठवें चरण से पहले इस तरह पोल के खुलने पर बीजेपी खुद को संभाल पाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी लगातार जो वार कर रहे हैं, पहले आपने देख लिया, फिर राहुल गांधी का टेम्पो वाला देख लिया आपने। राहुल गांधी की एक बाइट और सुनाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए जो बात रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले उनकी बाइट को सुन लेते हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आजकल जिस ढंग की बातें करते हैं, और एक सामान्य इंसान अगर वैसी बात करे तो उसे लोग कहेंगे कि मनोचिकित्सक के पास ले चलो, साइकेट्रिस्ट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उसके पास ले चलो। जरा सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। देश के प्रधानमंत्री चमचों के सामने इंटरव्यू में खुल के कहते हैं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मिशन के लिए भेजा है। सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? उसे कहोगे भैया माफ करो, काम अपना करो, हमें अपना काम करने दो। और उनके चमचे क्या कहते हैं? वाह 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 वाह, क्या बात बोली, परमात्मा ने भेजा है, प्रधानमंत्री को परमात्मा ने भेजा। भैया कैसा भेजा है? परमात्मा ने भेजा। और कोविड के समय कहते हैं लाशों की ढेर पड़ी हैं गंगा में, यहां पे यमुना पार हजारों लोग अस्पतालों के सामने, अंदर नहीं सामने लेटकर आखिरी सांस तोड़ रहे हैं। जिनको परमात्मा ने भेजा है वो आके कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जला दो। फिर युवा कहते हैं भैया हमें रोजगार दीजिए। जिसको परमात्मा ने भेजा है वो कहते हैं भैया एक काम करो, ये जो नालियां होती है ना, इसमें गैस होती है, एक पाइप लो, उसको नाली में डालो, पाइप में से गैस निकलेगी, गैस में आग लगाओ और पकौड़े बनाओ। भैया परमात्मा जी आपने कैसा आदमी भेज दिया। अजीब सी बात यह है कि ये सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं, अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, वो जो भी चाहते हैं 2 मिनट में मोदी जी कर देते हैं। और गरीब जनता 24 घंटा हाथ जोड़ के कर्जा माफी मांगे, सड़क मांगे, अस्पताल मांगे, शिक्षा मांगे, नरेंद्र मोदी बस देखते रहते हैं। तो सुना आपने, साफ साफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि परमात्मा जी आपने कैसे आदमी को भेज दिया। यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से आज कई सारे विपक्ष जो राज खोल रहा है उन सब पे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब छठवां चरण सामने है तो कैसे खुल रहे हैं बहुत सारे राज
और कैसे इस चुनाव में नया मोड़ आता जा रहा है। चलिए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त देखिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 4 वरिष्ठ साथी। प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, जयशंकर जी हैं और राहुल लाल जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, ये जो राहुल गांधी की आखिरी लाइन है, आखिरी बाइट जो सुना रहा था, यहीं से शुरुआत करते हैं और नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला। और देखिए तो अभी कुछ भी ऐसे देखा जाए तो कुछ भी बोलने नहीं दे रहे हैं राहुल गांधी। रोज प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं और राहुल गांधी बिल्कुल बना के कचूमर बना करके रख देते हैं किनारे। कैसे देखा जाए इसको? आपने राजीव जी एक शब्द का इस्तेमाल किया, कुछ भी। वो कुछ भी बोल रहे हैं और अभी अवतार को, अपने आप को अवतार घोषित कर दिया उन्होंने। मतलब 21st सेंचुरी में, विज्ञान के युग में कोई ऐसा आपको मिला जो अपने आप को अवतार घोषित कर दे। और एक प्रधानमंत्री मीडिया हाउस के सामने एक इंटरव्यू में ये कह रहा है कि मैं अवतार हूं, मैं वैज्ञानिक, मैं बायोलॉजिकल रूप से पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे ईश्वर ने भेजा है। ये तो बहुत अजीब सी बात है। मतलब इस पे कोई हंसी सकता है और क्या करेगा। और क्या हो रहा है राजीव जी कि प्रधानमंत्री इतने ज्यादा डीरेल हो गए हैं अपने विमर्श में, या उनके पास कंटेंट कमी हो गई है कि वो बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि नल की टोटी खोल ले जाएगा विपक्ष, बिजली काट देगा आपकी, मंगलसूत्र उठा के ले जाएगा, भैंस उठा के ले जाएगा। ये कैसी बातें हैं? उसमें क्या हो रहा है राजीव जी कि लोग मीडिया में, सोशल मीडिया पे, सड़कों पे, मोहल्लों में, चाय की दुकानों पे मजाक उड़ा रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर। इतना किसी प्रधानमंत्री को मुझे याद नहीं आता कि इतने कोई मीम्स बने होंगे कि लोग कह रहे हैं कि टॉयलेट की सीट उठा के ले जाएंगे, कोई कह रहा पंखा ले जाएंगे, कोई कह रहा ब्रेड में से जैम उठा के ले जाएंगे। मतलब इस तरीके का हास्यास्पद अगर हो जाए प्रधानमंत्री का वक्तव्य, और वो लगातार हो रहा है, पिछले 3-4 चरणों से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को या जनता को, मैं तो कहूंगा कि जनता के सामने रखने के लिए कुछ नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बड़ा एरोगेंस भी दिखा रहा है। एरोगेंस ये है, जो अहंकार दिख रहा है, अहंकार उसमें ये दिख रहा है राजीव जी कि वो जनता को मूर्ख समझ रहे हैं कि मैं जो भी कहूंगा, मैं कहूंगा अवतार हूं तो लोग मान लेंगे कि मैं अवतार हूं। मैं कहूंगा कि आपके नल की टोटी खोल के ले जाएगा विपक्ष, तो उसको लोग मान लेंगे। कोई बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति जो ना पढ़ा लिखा भी हो, वो भी क्या इस तरीके की अनर्गल बातों को विश्वास कर लेगा? मुझे तो ऐसे लोग नहीं दिखाई देते। तो ये एक अहंकार है कि जनता को आप मूर्ख समझ रहे हैं। और दूसरी बात, जो प्रशांत टंडन जी का वीडियो शायद डाउन हो गया है। प्रशांत जी के पास हम आते हैं और जो बातें यहाँ हो रही हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और यहाँ से लोकसभा चुनाव में क्या नया मोड़ है वो समझने की कोशिश हम कर रहे हैं और कैसे विपक्ष एक पे एक राज्य खोलते जा रहा है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? अमलेंदु जी, अमलेंदु जी की आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं जरा राहुल लाल जी के पास चलते हैं। राहुल लाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही होगी। राहुल लाल जी, आप कैसे देखते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात तो हम खूब कर रहे हैं, राहुल गांधी एक्सपोज जिस ढंग से कर रहे हैं, अभी आपने देखा टेम्पो वाला वीडियो भी आपने देखा, राहुल गांधी का अपनी बाइट भी आपने सुन ली, आपने प्रियंका गांधी को भी सुना, सोनिया गांधी को भी सुना। राहुल गांधी ने वो भी एक्सपोज कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं बायोलॉजिकली मैं पैदा नहीं हुआ हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है। और राहुल गांधी कह रहे हैं
कि सड़क पे चलते हुए कोई आदमी अगर ऐसा कहे तो आप कहोगे कि चलो निकल लो, या उसको आप किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाओगे, साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाओगे। लेकिन यहां मीडिया के लोगों के सामने जब वो कह रहे हैं इंटरव्यू देते हुए, तो मीडिया के लोग तालियां बजाते हैं, कहते हैं वाह वाह क्या बात कही आपने। तो ये जो फर्क है, राहुल गांधी जिस ढंग से एक्सपोज कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, सीधा हमला कर रहे हैं, सीधा वार कर रहे हैं, क्या यहां से ये चुनाव 5 चरणों का चुनाव अब बीत चुका है और ऐसे में एक तरफ एक्सपोज, उधर चुनाव आयोग भी हो रहा है। लेकिन इन दोनों को अगर पैरेलली देखा जाए तो ये चुनाव और इसमें जो मोड़ अब आने वाले समय में दिखाई दे रहा है वो क्या है राहुल लाल जी? राजीव जी, एक तो जो प्रधानमंत्री का जो तमाम बयान है और जिसको राहुल गांधी एक्सपोज कर रहे हैं, मैं इसको कहूंगा कि वो बहुत ही शानदार ढंग से एक्सपोज कर रहे हैं। और देखिए, कोई ये चीज कहे कि मैं भगवान का अवतार हूं, राजीव जी हम लोगों ने देखा है, यूरोप के इतिहास को भी पढ़ा है राजीव जी। यूरोप के इतिहास का वो अंधकार युग, वो डार्क युग इसीलिए था कि वहां के सत्ताधीश अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते थे। तो ये, और उससे विज्ञान को कितना जबरदस्त नुकसान हुआ था कुछ शताब्दियों में। और आज के समय में जब हम लोग 21वीं शताब्दी में है, प्रधानमंत्री श्रेय लेते हैं कि भाई चंद्रयान अगर पहुंच गया तो उसका श्रेय लेते हैं, जबकि उनको याद भूलना नहीं चाहिए था कि 80 के दशक से ही अंतरिक्ष के क्षेत्र में हम लोग 5वीं 6वीं शक्ति उसी समय से बने हुए थे। तो जो व्यक्ति इसरो का श्रेय ले रहा हो, आप इतना अपने आप को वैज्ञानिक मनोवृत्ति के बताते हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान हैं, हम भगवान के अवतार हैं? तो देखिए, ये हमें लग रहा है कि पागलपन के लक्षण ही है। प्रधानमंत्री जो बात बोल रहे हैं, जैसे वो टिप्पणी कर दे रहे हैं कि भाई बैंक खाते से आपके बैंक खाते से पैसे ले लिए जाएंगे, आपके नल के टोटी चोरी कर लिए जाएंगे, आपके भैंस ले लिए जाएंगे। पर अब तो देखिए, ये तो एक अतिशयोक्तिपूर्ण पूरा का पूरा बयान है। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे 427 सीटों का तो चुनाव हो चुका है, 115 सीटों पर चुनाव बचा हुआ है, और उन 115 सीटों में प्रधानमंत्री की स्थिति काफी खराब हो गई है। मैंने आपके कार्यक्रम में पहले ही कहा था कि प्रधानमंत्री तभी तो कुछ हल्का फल्का बयान दे रहे हैं, आगे बहुत ज्यादा ही जो है कि उनके बयान जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त वाले बयान हो जाएंगे। आप कोई भी अगर प्रधानमंत्री के बयान को बाहर जनता के बीच में सुना तो राहुल गांधी सही कह रहे हैं, उन्हें लोग पागल खाना भेज देंगे और कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद को सुनना को छोड़ दीजिए, उसके लिए केवल और केवल पागल खाने का ही रास्ता बचेगा। ये उनके घबराहट से संबंधित बयान है राजीव जी। चूंकि देखिए, जो हम लोग अभी 6ठे चरण के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इस चुनाव में अब ये चुनाव जिस तरह से विपक्ष के खेमे में आ चुका है, मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश से लेकर राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में, आप हरियाणा चले जाइए, तमाम जगह, चाहे दिल्ली चले जाइए, विपक्ष के प्रति केवल जो है कि लोगों का झुकाव नहीं है। अब हमें तो लग रहा है कि एक सुनामी जैसी स्थिति नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव बचे हुए हैं, जो जिन 14 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें से तो आप मान के रखिए कि कम से कम 10 सीटों पर अभी से इंडिया गठबंधन बिल्कुल सीधे सीधे बढ़त की स्थिति में दिख रही है। हरियाणा में आप सोच के देखिए, जो आगे चुनाव होने हैं अभी, 10 में से कम 6 सीटों पर गारंटी की जीत, और 2 सीट और भी आप मान सकते हैं, यानी वो सीटों की संख्या कम से कम 8 से 6 के बीच में कहीं भी हो सकती है। बीजेपी के तो प्रधानमंत्री जी के ये बयान आएंगे ही। यही कारण है कि अभी तो प्रधानमंत्री एक्सपोज हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो उन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रखा है वो भी एक्सपोज हो रहा है राजीव जी। क्योंकि चुनाव आयोग का जो फॉर्म 1780 को लेकर जो चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर किया है, हम लोग जब पढ़ते हैं चुनाव आयोग को लेकर जो संविधान ने उनके बारे में लिखा है, आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में, उसमें 2 ही चीज है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए पारदर्शिता सबसे आवश्यक तत्व है। आखिर ये कौन सी स्थिति है, कौन सी मजबूरी है कि आप 1 करोड़ से ज्यादा वोटरों की संख्या बढ़ा देते हैं, 11 दिनों के बाद तक में वो संख्या बढ़ती है, और जब आपको कहा जाता है कि फॉर्म 1780 को आप सार्वजनिक कर दीजिए, तो उसको सार्वजनिक करने से जो वो तमाम बहाने बनाए जा रहे हैं, वो बहाने प्रधानमंत्री जी के बयान के तरह ही। ये जो राजीव कुमार जी का जो चुनाव आयोग है, चुनाव आप ही का हम नाम है, लेकिन सोचिए कि आप हमेशा तर्कों को रखते हैं राजीव जी, और चुनाव आयोग के जो मुखिया हैं वो तो उन्होंने तो इस बार कुतर्क की पराकाष्ठा कर दी है। नहीं, ये तर्क देना कि नहीं अगर हम उसको सार्वजनिक कर देंगे तो कोई उसकी कॉपी कर लेगा, उसमें कोई बदलाव कर देगा, तब तो फिर केंद्र सरकार के तमाम जो हम लोग वेबसाइट पर जो सूचनाएं दी जाती हैं, चुनाव आयोग से हम सबों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार तमाम जो है कि कोई भी सूचना नहीं डाले वहां पे, तो सूचना डालने पर दुरुपयोग हो जाएगा।
ये तर्क कभी हम लोगों ने नहीं सुना था। ये तर्क की स्थितियां हैं कि कहीं कहीं चुनाव आयोग सरकार को कुछ न कुछ बचाने का प्रयास कर रहा है। राजीव जी, जो कुछ आंकड़े तमाम आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। 427 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है और जब से देश में 1951-52 से प्रथम आम चुनाव हुए हैं, वोटिंग प्रतिशत, वोटिंग टर्नआउट एक अलग सा चीज है, लेकिन उसमें से 115 लोकसभा सीटों को लेकर जो हिंदी में बड़ा विस्तृत विश्लेषण छपा है राजीव जी, वो चौंका देने वाला है कि देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह घटना घटी है कि देश के 115 लोकसभा सीटों पे टोटल वोटिंग घटा है वहां पे। तो अगर ये इस प्रकार की कुछ चीजें हो रही हैं तो चुनाव आयोग की बिल्कुल जिम्मेवारी बनती थी कि आप फॉर्म 17C को सीधे सीधे, लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जाना था। अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए बहुत गंभीर होता ना राजीव जी, तो वो ऑटोमेटिक अब तक में वो इन सूचनाओं को दे दिया होता। भाई आप प्रतिशत बता रहे हैं तो टोटल वोटों की संख्या भी बता दीजिए आप। इसमें ऐसी कौन सी नई अनहोनी मांग हो गई चुनाव आयोग से कि चुनाव आयोग उसमें कह रहा है कि नहीं, हम इसे सार्वजनिक नहीं कर सकते। ये पूरा का पूरा रवैया जो है हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्ट्रल बॉन्ड के मामले में नानुकुर कर रहा था राजीव जी कि मिलान संभव नहीं है। तमाम लोगों ने, हम लोगों ने मिलान कितने देर में कर लिया और दोनों अलग अलग डेटा शीट दिया, जब मिलान हो गया कि नहीं हो गया राजीव जी? कुछ घंटों में मिलान हो गया। इलेक्शन उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो देश का सबसे बड़ा बैंक है वो कितने दिनों का समय मांग रहा था। वही इतिहास, वही पुनरावृत्ति चुनाव आयोग इस बार दोहरा रहा है। देश की जनता सब समझ रही है और मुझे लग रहा है ये जो इस प्रकार का जो अनमना रवैया है, इस अगले 2 चरणों में, 6वें और 7वें चरण में जनता उसको लेकर भी मुंहतोड़ जवाब देगी। ये देश अब कुतर्कों को स्वीकार करने वाला नहीं है। बहुत इस देश के लोगों ने ताली थाली सब बजा लिया। उस समय लोग एक अलग स्थिति में थे और आज के समय में लोग एक अलग स्थिति में। साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत गहरी नींव जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश में रख दिया है। उसको मोदी जी चाहे जितना भी तबाह करने की कोशिश करें, लेकिन वो यहाँ के लोगों के मूल्यों में शामिल है। ये बात चुनाव आयोग को भी समझनी चाहिए और ये बात प्रधानमंत्री जी को भी समझनी चाहिए राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी समझनी चाहिए, चुनाव आयोग को भी समझनी चाहिए, लेकिन पारदर्शिता की जरूरत है इस चुनाव में और चुनाव आयोग पारदर्शिता के मामले में कहां पिछड़ रहा है ये देखने की भी जरूरत है। हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह साहब। मुकेश जी आपका स्वागत करता हूं, सीधे आपके पास आना चाहता हूं। मुकेश जी, बहुत कुछ हम लोग अभी इस कार्यक्रम में रख चुके हैं और उसमें एक तरफ राहुल गांधी सीधा हमलावर हैं, सीधा हमला कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं और उनके भाषणों के एक एक अंश को ऐसा लगता है कि उस पर वो रिसर्च करके अपना भाषण देने आते हैं। राहुल गांधी ये साफ दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए उनकी एक एक बातों की पोल खोलते हैं। और दूसरी तरफ प्रियंका गांधी हैं, सोनिया गांधी अपील कर रही हैं और तीसरी सबसे बड़ी बात कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। गड़बड़ी हुई तो भी नहीं हुई तब भी, और यह मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहां कल सुनवाई होनी है वेकेशन कोर्ट में। जरा आपसे समझूं कि ये 6वें चरण से पहले, जबकि आज 6वें चरण का 6th फेज का जो मतदान होना है परसों, उससे पहले आज चुनाव में जो प्रचार की प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। और क्या यहां से 6वें फेज आते आते पस्त होते हुए देख रहे हैं आप बीजेपी को? बिल्कुल राजीव, मैंने सुना है आपकी बात को। मुझे टीवी पे हाजिर होने में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन मैं पीछे से सुन रहा था और शुरुआत से ही मैंने सुना है। मैं आपसे एक अर्ज करना चाहता हूं कि फर्ज कीजिए कि नरेंद्र मोदी जी ये सही कह रहे हैं कि वो तो बायोलॉजिकल क्रिएशन है ही नहीं, वो तो अवतार हैं, फिर चुनाव की जरूरत क्यों है? अपने आप ही ईवीएम से सब कुछ निकल आए, फिर इस चुनावी प्रक्रिया की जरूरत क्यों? उनको वोट मांगने की, प्रचार करने की जरूरत क्यों है? जरा सोच के देखिए, अगर वो अवतार हैं, वो खुद ही झुठला रहे हैं इस बात को कि अवतार नहीं है। ये जो साइकोलॉजिकली डिरेलमेंट उनका हमें दिख रहा है वो साफ है। दूसरी बात ये चुनाव आयोग का जो रवैया है वो भी ताल ठोक के साफ साफ ये बता रहा है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से परवर्ट हो गया है, दिग्भ्रमित हो गया है, पगला गया है, बौरा गया है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति क्यों है? ये स्थिति सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप देखें कि चुनाव आयोग अपना काम कर ही नहीं रहा है। मैं तो चुनाव आयोग को बीजेपी का ही एक एडिशनल डिस्पेंसेशन मानता हूं। शुरू से हम देख रहे हैं इस बात को और यहां भी वही चीज दिखाई दे रही है।
यानी ये कुतर्क की भी एक सीमा है। अब इस पे क्या चर्चा करें? चुनाव आयोग की उस तर्क में कौन सा अंश ऐसा ढूंढ ले जिसकी कि हम यहाँ चर्चा करें, मीमांसा करें? बताए नहीं, कदाचित चुनाव आयोग ने ऐसा सोचा होगा, उसकी बात में कुछ लॉजिक और रीजन हो सकता है। मुझे परहैप्स ऐसा नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। क्या उस पर चर्चा करें? आप मुझे बताइए कि अगर फर्ज कीजिए कि आपके हमारे सामने कोई एक डिरेल्ड व्यक्ति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहकी बातें करे, पागलपन से भरी बातें करे, अतार्किक बातें करे, तो क्या हम और आप उससे बहस करना चाहेंगे, उसकी बातों की मीमांसा करना चाहेंगे? क्या बचा है चुनाव आयोग में जिसको लेकर के क्या हम उसे चुनाव आयोग की इज्जत भी दे पाए? मैं तो पहले भी लगातार कहता रहा हूं, ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमान हो चुका है, पूरी तरीके से बेईमान हो चुका है। वो कुछ लोग हैं जो अपने अपने शब्दों को थोड़ा सा और ज्यादा मर्यादा में बांधते हुए थोड़ी हल्की बात कहते हैं, लेकिन निचोड़ उसका भी वही है। चुनाव आयोग एक ऐसा रेफरी है जिसके हर कंडक्ट को पारदर्शी होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए। 5 चरण के चुनाव हो गए, छठे के मुहाने पे हम लोग खड़े हैं, अभी तक तो हमें एक बार भी नहीं दिखा कि चुनाव आयोग का ऐसा कोई रवैया है। जहां चुनाव आयोग को क्लियर कट ऑर्डर डायरेक्शन देना चाहिए, वहां चुनाव आयोग प्रवचन देता है, डायरेक्टिव देता है। क्यों भाई, ये क्या हो गया इनको? तो बेसिकली चुनाव आयोग पूरी तरीके से खत्म है। और मैं एक बात और आपसे कहूं, पहले भी मैं कहता रहा हूं, देखिए चुनाव में अगर दो पार्टियां, अगर दो लोग बहुत मजबूती से लड़ते हैं, चाहे वो किसी भी गठबंधन के किसी भी पार्टी के, किसी भी चुनाव, जो दो लोग बहुत मजबूती से लड़ते हैं, उन दोनों की ताकत का इवैल्यूएशन भी होता है। यहां पर बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने, उनके लोगों ने विपक्ष की ताकत को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का कोई विकल्प नहीं छोड़ा, कोई रास्ता नहीं छोड़ा, कोई तरीका नहीं छोड़ा है। लॉजिकल, इलॉजिकल, कानूनी, गैर कानूनी, नैतिक, अनैतिक, सब इस्तेमाल कर लिया। तो इस बार इस देश का चुनाव जनता लड़ रही है। ये मैं बार बार कह रहा हूं, क्यों जनता लड़ रही है? विपक्ष है वहां, लेकिन विपक्ष जैसे कमजोर दिखता है वो इसलिए दिखता है क्योंकि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है। और जनता लड़ रही है, यही वो सबसे बड़ी वजह है कि हमें इतना बड़ा फर्क दिख रहा है। अब देखिए, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी इस तरह की बातें कहते हैं, उन्होंने एक और अपने संकट मोचक को उतार दिया मैदान में, और वो जो है वो उनका एक स्टूप है, उनका एक मोल है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। दौड़ दौड़ के सारे चैनलों में जाकर के वो आदमी इंटरव्यू दे रहा और बता रहा है कि भले ही उत्तर भारत में कुछ बीजेपी की सीटें कम हो जाए, लेकिन वो दक्षिण भारत से और कुछ ऐसे अप्रत्याशित जगहों से सीटें ले आएंगे और सरकार उन्हीं की बनेगी। यानी वही नैरेटिव फिट करने की कोशिश की जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो 400 की बातें नहीं दोहरा रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जितना पहले था उतना ही कमोबेश इस बार भी आएगा और सरकार तो इन्हीं की बनेगी जी। और वो आदमी क्या अपने पीछे ठप्पा लगाए हुए हैं, लेबल क्या लगाए हुए, बिल्ला क्या लगाए हुए? वो बिल्ला ये है, मैं तो आप पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम्हारी बातों में वो तर्क संगतता क्यों नहीं है? तुम्हारी बातों से ऐसा क्यों लगता है कि तुम लेटे पड़े हो उनके लिए? तुम्हारी बातों में वो तमाम बातें क्यों नहीं दिख रही? बीजेपी शक्तिहीन हो जाएगी ये कोई नहीं कह रहा। इस चुनाव के बाद भी संभवतः बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में ही संसद में मौजूद रहेगी, लेकिन क्या बीजेपी बहुमत तक जाएगी, अपने बूते जाएगी? बहुत सारे लोगों का इस मामले में संशय है, इस मामले में अनुमान है। हम लोग भी यहां अनुमान ही लगाते हैं सुबह से शाम तक, लेकिन उस अनुमान के पीछे कोई रीजन है, कोई बेस है, और उसी बेस को हम तार्किक तरीके से दर्शकों के सामने रखते हैं। दर्शकों को वो बातें उचित लगती है तो दर्शक हमें देखते और सुनते हैं। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में आप देखिए कि अगर आप अपने विरोधियों का चरित्र हनन करके, इन्होंने देख लिया, सब करके देख लिया। मैं तो कहता हूं 10 साल ये सत्ता में रहे, जितना ये भ्रष्ट कांग्रेस को और गांधी परिवार को बताते रहे, अगर इनके पास ताकत थी, अगर इनके पास तर्क से तथ्य थे, सबूत थे, तो आज ये पूरा का पूरा परिवार जेल में होता, कोई बचा नहीं सकता था इनको। और नरेंद्र मोदी में ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी कि वो इनको जेल में नहीं ठूस सकते थे। वो कमजोरी सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके खिलाफ एड़ी चोटी एक करने के बाद, सारे घोड़े दौड़ाने के बाद भी वो कुछ ऐसा पा नहीं सके। क्या नहीं किया आपने? ये विरोधियों से निपटने का तरीका है। किसी भी सीमा तक आप चले जाएंगे, और जाने के बाद अब आखिरी चीज क्या कह रहे हैं? मैं भगवान का अवतार हूं। बताइए, इस पे हंसे कि रोएं, ताली बजाएं, क्या करें? क्या कर ले, कैसे मान ले? भगवान के अवतार तो लॉर्ड जीसस ने कहा था कि मैरी के गर्भ से हम पैदा हुए हैं, तब वहां पर चले जाए हम लोग।
हमारे यहां भी भगवान कृष्ण ने तो बाकायदा अवतार लिया था, भगवान राम ने तो बाकायदा अवतार लिया था, अगर ये माना गया है तो। लेकिन वो तो आए बायोलॉजिकल चैनल से हैं, तो वैसे ही अब अगले भगवान हमारे नरेंद्र मोदी है, ये मान लिया जाए। और अगर नरेंद्र मोदी भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है, तो फिर चुनाव की जरूरत क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है ये, चुनाव की जरूरत क्यों है? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ये कह देते, और क्यों नहीं उनका चुनाव आयोग ये घोषणा कर देता कि हमने मान लिया है कि ये भगवान है, ये अवतार है, कोई जरूरत नहीं चुनाव की। कहते चुनाव आयोग, उसे किसकी पड़ी है, उसे किस नियम कायदे कानून की पड़ी है? और दूसरी बात जो आपने अपने सवाल के साथ मेरे साथ जोड़ा, पूछा 24 तारीख को, दुर्भाग्य है इस बात का, अभी तक तो हमने देखा ही नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट अपनी भूमिका को ठीक से निभा रहा है। बिल्कुल नहीं निभा रहा। न जाने कौन सी मजबूरी थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर उनको फैसला देना पड़ गया, और उसके बाद के सारे घटनाक्रम हमारे सामने हैं। बाकायदा एसवाई कुरैशी का बाकायदा कोर्ट है कि भैया जिस जमाने में हम बैलेट पे काउंटिंग करवाया करते थे, उस जमाने में भी हम 1.5 दिन के अंदर, पौने 2 दिन के अंदर फैसले सुना दिया करते थे। आज ऐसा क्या है कि हम उन पर्चियों को नहीं गिन सकते जिसे वीवीपैट की पर्चियां कहते हैं? क्यों नहीं दिखाई ये बात सुप्रीम कोर्ट को? अगर हर तरफ से डेमोक्रेसी है ना ये, अगर हर तरफ से ये सवाल उठ रहे हैं कि आपकी ये ईवीएम मशीन, आपकी ये चीजें फॉल्टी हैं, तो उसके अंदर आप कैसे इस बात का सम्मान जोड़ेंगे, आप कैसे ये प्रतिष्ठा जोड़ेंगे, आप कैसे ये सत्यनिष्ठा जोड़ेंगे? लो भैया जांच कर लो, देख लो, ट्रांसपेरेंसी है मामला। अब 17C को लेकर के आपको बेचैनी हो गई, जो आज तक पहले कभी नहीं हुई। 17C को अचानक, ये आयोग में जो तीनों लोग बैठे हैं ये जरूर अभी नए हैं, लेकिन 17C तो नया नहीं है। वो क्या कहता है? सिर्फ इतना ही तो कहता है भैया इस पोलिंग बूथ में कितने वोट पड़े। और कैसे पता चलता है पोलिंग बूथ में कितने वोट पड़े? बहुत सीधा सा आंकड़ा है। जब हम जाते हैं वोट डालने, जिस रजिस्टर पे हमारा नाम लिखा जाता है, हमारा जेंडर लिखा जाता है, हमारा ईवीएम की जानकारी लिखी जाती है, और जिस पे हम दस्तखत करते हैं वो एक सीरियल नंबर में लिखा जाता है। अगर आप दोपहर 2 बजे जाते हैं, पता चलता है कि इस बूथ में 250 वोट पड़े हैं। आप 4 बजे जाते हैं, पता चलता है कि इसमें 370 वोट पड़ गए हैं। तो 370 ही नंबर लिखना है आपको 17C में, यानी जिस समय पोलिंग खत्म हुई उस समय उस रजिस्टर का जो लास्ट सीरियल नंबर है सिर्फ उतना लिखना है, और उसके बाद आपको वहां पर सामने लोगों के दस्तखत करवाने, किनके? पोलिंग एजेंट। यही तो इतनी सी बात है। ये क्या कुतर्क है? क्या इस पे चर्चा करें? आप सोचिए, सर धुलने का मन करता है। क्या इस पे चर्चा करें कि किसी जानकारी को आप अपलोड कर देंगे वेबसाइट के ऊपर तो उसके बाद वो मॉर्फ हो जाएगा? तो फिर तो आप सबसे पहले तो डिजिटल पूरा सिस्टम ही खत्म कर दीजिए इस देश के अंदर। फिर किसी चीज की जरूरत क्या है? जब ये डिजिटल की दुनिया नहीं थी तो क्या कागजों पर नहीं रजिस्टर रखे जाते थे? रखे जाएंगे। क्या हम लोग नहीं उस जमाने में काम करते थे ना? पत्रकारिता भी उस जमाने में होती थी जब ये पूरा का पूरा डिजिटल साम्राज्य नहीं था। तो ये कैसा कुतर्क है? क्या इस पर चर्चा करें राजीव जी? समझ में नहीं आता किस ढंग से इस बात को इंटरप्रेट करें। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उस पर देखते हैं कि क्या कुछ वहां जजेस कहते हैं, और ये भी दिलचस्प होगा। कल इसी पे सुनवाई होनी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। और देखिए पूरी की पूरी बैंकिंग प्रक्रिया जो है, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी चीजें जो हम करते हैं सब कुछ है वहां पे। और अगर इस डर से कि वो मॉर्फ हो जाएगा, छेड़छाड़ कर दी जाएगी, कोई फोटोशॉप बना लेगा, कुछ और कर लेगा, और इस कारण से हम इसको अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो सरासर ये झूठ है, बेईमानी है। इस देश के लोकतंत्र के साथ, इस देश के मतदाताओं के साथ चुनाव आयोग खिलवाड़ कर रहा है, यही कहेंगे। लेकिन यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि कल क्या कुछ होता है। कल सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें टिकी हुई रहेंगी हम सबकी। अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो हम ब्रेकिंग लेके आएंगे आप तक, बिल्कुल पल पल की वहां पे क्या कुछ चल रहा है, कौन क्या दलीलें पेश कर रहा है, ये सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे कल दिन में। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात कि आखिर इस चुनाव को पारदर्शी चुनाव क्यों नहीं बना, ट्रांसपेरेंट रूप में क्यों नहीं चुनाव हो रहा है। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे फेज की बात, और इसमें और खासकर पहले और दूसरे फेज में जिस प्रकार मतदान में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी की गई है या बढ़ोतरी हो गई है, और जिस भी ढंग से है, तो आप बताइए तो कम से कम सामने तो रखिए। अभी तक आप क्यों नहीं लेकर आए हैं? जरा आना चाहता हूं जयशंकर जी, चुनाव की प्रक्रिया को बहुत नजदीक से जयशंकर जी आपने देखा है, जरा आपसे भी समझूं। और क्या यहां से और एक दबाव में है चुनाव आयोग, या चुनाव आयोग खुली छूट है, बिल्कुल खुले सांड की तरह, जहां मर्जी उधर घूम गए, जैसे मर्जी वैसे कर लिए? चुनाव है भाई, हम लोग भी इतना आप दबा के डरा के मत रखिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात आप करते हैं, लेकिन उन लोगों को नहीं कहते जो धर्म के नाम पर व्यापार कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनसे आप कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि अग्निवीर की बात मत करो, आप कहेंगे संविधान की बात मत करो, आप कहेंगे आरक्षण की बात मत करो।
तो क्या करो फिर हिंदू और मुसलमान करें और राम रहीम करें? ये तो देखना होगा। जयशंकर जी, आपने बहुत नजदीक से चुनाव की प्रक्रिया को देखा है, आपने चुनाव, अपने पिताजी का चुनाव लड़वाया है, आपने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए मैं आपसे जरा इस पूरी प्रक्रिया को समझना चाहता हूं, कहां खेल कर रहा है यह चुनाव आयोग? चुनाव आयोग खेल ही कर रहा है, अब बाकी कुछ नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत पहले से हम लोग कहते हुए आ रहे हैं कि देखिए, संवैधानिक संस्थाओं को जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने तहस नहस किया है, नष्ट किया है, उसका जीता जागता प्रमाण जो है, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो जो है सो ही है, उसको आप छोड़ दीजिए। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आज इलेक्शन सेल ऑफ बीजेपी बन के रह गया है। ये हालत हो गई है। अब आप मतलब क्या क्या तर्क और कुतर्क दे रहे हैं, जो उसको मतलब बचकाना भी कहने में शर्म आती है कि बचकाना भी, कोई बच्चा भी कैसे इस तरह की बात कर सकता है। भाई, आप पोलिंग एजेंट को तो फॉर्म 17C देते ही है ना, उस पर दस्तखत करके देते हैं ना कि कितना वोट पोल हुआ उस पोलिंग स्टेशन पे। तो अगर आप कह रहे हैं कि हम उसको वेबसाइट पे डाल देंगे तो कोई हैक कर लेगा, कोई उसको मार्क कर देगा, कोई डॉक्टर कर देगा, तो जो पोलिंग एजेंट के पास है वो भी चाहे तो दे सकता है, जो आपने उसको फॉर्म भर करके दिया है वो भी दे सकता है। लेकिन अब उसको किसी को जुटाने में, जमा करने में बहुत समय लगेगा। आपके पास तो उंगलियों पे है, आप अपना मारिए, बटन दबाइए, आपके पास सारा निकल के आ जाएगा। तो देने में आपको हर्ज क्या है? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ऐसे कैसे हो सकता है भाई कि बैंकों के सारे डाटा रहते हैं या बाकी जो गवर्नमेंट के जिसमें डाटा रहते हैं वो नेट पे रहता है, इंटरनेट पे रहता है, कहाँ को किसको हैक कर लेता है? अब चुनाव रिजल्ट आप देते हैं कि नहीं देते हैं वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस पर देते हैं ना, तो उसमें कोई हैक करके बदल देता है क्या? रिजल्ट बदल देता है क्या? उसमें कोई छेड़खानी हो जाती है क्या? लेकिन मतलब गजब गजब के तर्क। हाँ, देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा इस पर बहुत ज्यादा मुनस्सर करेगा, लेकिन यह है कि अपोजिशन थोड़ा सा अलर्ट जरूर है और लोगों को यह शक इसलिए भी हो रहा है। भाई, सवाल है कि आपने 12 दिन क्यों लगाए, 11 दिन क्यों लगाए बताने में कि भाई पहले फेज में वोट कितना पोल हुआ है? वो भी तब बताया जब जयराम रमेश कोर्ट में गए हैं, जब पिटिशन किया उन्होंने, तब आपने बताया। अब जो जिस तरह से प्रशांत किशोर के जरिए कहलवाया जा रहा है कि भाई नॉर्थ में बड़े खराब हो स्थिति, साउथ में अच्छी हो सकती है, तो साउथ में ही तो पहले फेज का चुनाव हुआ था, तो उसी में कहीं कुछ आपने गड़बड़ झाला किया है क्या कि कुछ जो पोल कम हुआ था उसको बढ़ा दिया है आपने? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अब देखिए कल सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर लाइन लेता है, और मेरे ख्याल से खिंचाई ही करेगा, वो बताएगा कि नहीं भाई साहब ये इधर उधर की बात मत करिए, साफ साफ है कि आप बताइए कि कितना वोट पोल हुआ है, परसेंटेज में बताइए और फिगर में भी बताइए कि कहाँ कहाँ कितना वोट पोल हुआ है, इसमें कहीं बात नहीं है। दूसरी बात जो आपने अभी कही, जो नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देखिए आपने जो जितनी चीजें दिखाई उसमें हर चीज ने बहुत प्रभावित किया है। राहुल गांधी का जो कनेक्ट है, जिस ढंग से वो टेम्पो में चढ़ करके अग्निवीर युवा हैं उनसे जो कनेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से उस महिला के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, मेरे आंख में आंसू आ गया कि जिस तरह से वो गले लगा करके कह रहे हैं कि तुम मेरी गारंटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हुआ। आपको याद होगा शायद इसी दिल्ली शहर में जब निर्भया कांड हुआ था, उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने ली थी, बिना किसी शोर मचाए, बिना किसी हल्ला मचाए। वो तो निर्भया की मां ने जब बताया था तब लोगों को मालूम हुआ कि नौकरी भी उसके भाई को राहुल गांधी ने दिलवाई, और सारा खर्चा जो भी होता था उसका सारा पढ़ाई लिखाई का राहुल गांधी ने किया था। तो एक अलग तरह का इंसान उभर करके आ रहा है, जो इमर्ज कर रहा है, और किस तरह से पीपुल टू पीपुल कनेक्ट कर रहा है, लोगों से किस तरह से मिल रहा है, वो तो अपने आप में नई चीज है। और दूसरा ये कि जैसा आज एक्सपोज किया प्रधानमंत्री को, गजब है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं साहब हम बायोलॉजिकल पैदाइश नहीं है हमारे, हम तो अवतारी पुरुष हैं, परमात्मा ने खास मिशन के तहत मुझको भेजा है। यही कभी कभी हिटलर भी इसी तरह की बात करता है, उसके यहाँ था कि मुझे ऐसे ही मिला है, मैं ईश्वरी हूँ और इस तरह से काम करूंगा, मिशन लेकर के आया हूँ। और तो मोदी जी के लिए तो देखिए जिस ढंग से ये माहौल बनाया जा रहा है लगातार, अब आप देखिए कि राम जन्मभूमि मंदिर जो बनाया गया है उसमें प्राण प्रतिष्ठा जब हुई, उस जो ट्रस्ट का जो ये है सेक्रेटरी है चंपत राय, महाभ्रष्ट आदमी जिसने जमीन घोटाले वहां करवाए, वो कह रहा है कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं जी। फिर कंगना रनावत कह रही है कि अवतारी पुरुष हैं।
फिर इधर जाकर के अभी संबित पात्रा जो चुनाव लड़ रहा है उड़ीसा में, भाजपा का प्रवक्ता है, पिछली बार हार गया था, वो कह रहा है कि नहीं, भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। तो ये सब अनायास है, एक किसी को भी मोदी जी ने शर्म नहीं किया कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या इस तरह की बातें कर रहे हो। लेकिन जब खुद ही कह रहे हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं परमात्मा के द्वारा भेजा गया हूं, तो कोई क्या कर सकता। उसके लिए सिर्फ मेरे पास तो 2 लाइनें हैं राजीव जी। तो इससे पहले भी एक शख्स यहां तख्त नसीब था, उसको भी खुदा होने का कितना ही यकीन था। 4 जून के बाद सारा अवतारी पुरुष और सारा कुछ जो है वो कहीं और चला जाएगा। बोरिया बिस्तर जो झोला फकीरी वाला बोलते हैं वो लेकर के कहीं और जाना पड़ सकता है। अगर जो हालात आज के हैं, अगर यही कंटिन्यू रहे और ईवीएम की मशीनों ने सच उगलना शुरू किया तो फिर यही होना है। दूसरा ये कि जो भाषण मैं सुन रहा था कहीं, अभी चर्चा भी हमारे मित्र लोग कर रहे थे, और क्या हो गया है, जैसे मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया है। हालांकि हम लोग ये बात पहले भी कहते थे, हर चरण के बाद कहते थे कि चरण दर चरण खराब हालत होने के बाद बौखलाहट बढ़ती जाएगी और इनके मुंह से, मुखार बिंदु से ऐसे ऐसे शब्द झरेंगे जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज जो सुना मैंने, बाप रे बाप, कह रहे हैं साहब ये आ जाएंगे तो आपके घरों की बिजली काट देंगे, आपके घरों का पानी का कनेक्शन काट देंगे, टोटी उठा कर ले जा रहेंगे। और इसमें तो इनकी महारत है। मतलब आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब थे अखिलेश यादव, जब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास खाली किया था तो उन पे गलत सलत आरोप लगाए थे कि टोटी चुरा करके ले गए, वो क्या करके गए। आज तक उसका कहीं कुछ नहीं हुआ। भाई अगर टोटी चोरी हुई या कुछ भी हुआ तो आप उठा के बंद कर देते, गिरफ्तार करते। लेकिन आज वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें तो इनकी महारत है। मैं तो कहूंगा कि चूंकि विपक्ष में प्रोएक्टिव लोग नहीं हैं, भाई उनको तुरंत मुकदमा करना चाहिए देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि भाई आप किसका उदाहरण दे रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं कि किसको टोटी चोरी की महारत है, वो बताइए तो सही आके अदालत में। तो ये, लेकिन इस तरह की चीजें, ऐसी ऐसी बातें करके कभी कहेंगे कि मंगलसूत्र उठाकर दे देंगे तो उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं, जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, मंगलसूत्र दे देंगे। एक्सरे करके बैंकों में और घरों में पता करेंगे कि कहां कहां। इसका मतलब एक और चीज है जिसको आप नहीं, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि मोदी जी मान रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और वो अब वार्न कर रहे हैं कि ये आ जाएंगे तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब कि तो मान लिए हैं। तो अब इसमें सवाल ये की है कि देखिए, लोग अब जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, लोग अपनी समस्याओं से दो चार होकर के, मैं तो हमारी रोज बात हो रही है लोगों से, पूरी उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है, सेंट्रल यूपी में भी बात हो रही है। लोग कह रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि कहा भैया पिछली बार तो 2 बार हम लोग बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन इस बार जो है बीजेपी हराओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ, आरक्षण को बचाओ। ये नारा चल पड़ा है। अब इसके आगे जो हमारे किसी मित्र ने कहा ना कि अब ये कोई लहर नहीं है बल्कि सुनामी का ईवीएम मशीनों तक उठे गिरे गए तो फिर इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा। ये बात सही है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूं, जो अभी प्रशांत किशोर का जिक्र आया था। प्रशांत किशोर, हम लोगों के गांव में कहावत होती थी, एक बैलगाड़ी जा रही थी, उसके नीचे कुत्ता चल रहा था, तो कुत्ते को वहम हो गया कि बैलगाड़ी तो मैं ही खींच रहा हूं, तो वो एक जगह कहीं खड़ा हो गया और फिर देखा तो बैलगाड़ी का अता पता नहीं था। तो प्रशांत किशोर को यह गुमान होने लगा था कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी देश में, तो वो उसके पीछे वही थे, उन्होंने इनको गाइड किया, उन्होंने उनके लिए स्ट्रेटजी बनाई और उन्हीं के कारण सरकार बनी। जब ये बात नरेंद्र मोदी और उनके लोगों तक पहुंची, धक्के मार के उसको बाहर कर दिया। फिर ये आदमी गया बिहार में नीतीश कुमार के साथ, जब लालू यादव और कांग्रेस और नीतीश कुमार का अलायंस हुआ 2015 में, तो जीत के आ गए वो लोग। तो फिर क्लेम किया कि नहीं, मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके कारण नीतीश कुमार और इनका महागठबंधन की सरकार बन गई। फिर पार्टी में शामिल हो गया, पार्टी में शामिल होकर के उसको सेकेंड मैन इन कमांड बना दिया, उपाध्यक्ष वगैरह कुछ बना दिया था नीतीश कुमार ने। लेकिन उसकी तो ख्वाहिश थी कि राज्यसभा में भेजिए, कुछ थोड़ा सा माल मलाई का होना चाहिए, क्योंकि कारपोरेट लॉबी के आदमी है तो वहां से जाकर के कुछ काम करेंगे। नीतीश कुमार समझ गए, उन्होंने एकदम दूध में से मक्खी की तरह से निकाल के बाहर कर दिया, सड़क पर आ गए। एक उदाहरण बताइए जहां इन्होंने किसी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया हो।
2014 में लगभग सबको ये पता हो गया था कि कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार जाने वाली है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। बिहार में अंधे को भी पता हो गया था कि नीतीश कुमार की तिकड़ी जो है वो लालू कांग्रेस का जो ये है गठबंधन, वो 2015 में सत्तारूढ़ हो रहा है। ये हमारे जैसे लोग भी चीख करके चैनलों पे कहते थे, तो हम कोई बहुत बड़े भविष्य वक्ता तो नहीं हो गए, तो उसमें तुमने भी कर दिया। लेकिन अगर आपने राहुल गांधी के साथ जब जोड़ा बनाया, उत्तर प्रदेश में खटिया पर चर्चा की बात कराई, उसके नतीजे क्या हुआ? उसमें तुम्हारी चाणक्य नीति कहां चली गई थी? उसमें तुम्हारी स्ट्रेटजी और सब कहां चली गई थी? आधे में छोड़ के भाग गए थे। तो इसीलिए जहां जहां किया है, जहां जहां जीत का श्रेय लिया है, वहां वहां अब जगन मोहन रेड्डी जीतने वाले थे, अब उनके लिए आपने काम किया तो बहुत अच्छा किया। इसी तरह जितने राज्यों में हुआ है जी, हाँ, ममता बनर्जी का भी था। कहीं एक उदाहरण कोई बता दे जहां लगता है कि जीरो से उठा करके इन्होंने हीरो बना दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने तो सुना जो बिहार में जो ये घूम रहे थे, गांव गांव घूम रहे थे, माहौल तो ऐसा बना रहे थे कि बस न नीतीश, न लालू, न तेजस्वी, कोई नहीं, बस प्रशांत किशोर मैं अगला मुख्यमंत्री, और एकदम अभियान चला रहे थे। कभी मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी नीतीश के खिलाफ बोल रहे हैं, कभी तेजस्वी के खिलाफ बोल रहे हैं, और कह रहे थे लोग, बता रहे थे लोग के साथ एक एक यात्रा में, एक जिले से दूसरे जिले की यात्रा में करोड़ों रुपए का खर्च हो रहा था। जैसे लाव लश्कर चलता है उस तरह से प्रशांत किशोर का बेड़ा चलता था बाकायदे। पहले से पूरी गाड़ियां चलती थी, उसमें टॉयलेट बने हुए हैं, उसमें खाना बनाने का सारा वो मैकेनिज्म होता था, ठहरने की सारी व्यवस्था होती थी, ये पूरा होता था बिहार में। पैसा कहां से आता था? अडानी देते थे या मोदी जी देते थे? कौन देता था? इसको प्रशांत किशोर को बताना चाहिए। हाँ, तो वही कर रहा हूं मैं। तो ऐसी हालत है, मतलब वही है कि जैसे होता ना कि हर तरफ से जो आदमी निराश हो चुका होता है, तो कहता चलो यार कुछ ओझा सोखा तुम भी कुछ मदद कर दो। तो मोदी जी के लिए अब यही रह गया कि चलो भैया प्रशांत किशोर यार तुम्हारी एक क्रेडिबिलिटी जैसी कुछ रही है, हालांकि अब कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, तुम घूम घूम करके कह दो कि यार वाकई मोदी जी जीत के आ रहे हैं, तो अब उससे कहलवाना शुरू कर दिए। कुछ दिनों के बाद देखिएगा कोई और आएगा, कोई और सेफोलॉजिस्ट होगा जो कभी कभी उसकी बातें सच हो जाती थी, चाणक्य जैसे होगा या कोई। तो सेफोलॉजिस्ट भी नहीं है ना जयशंकर जी, ये तो मैनेजर हैं, सेफोलॉजिस्ट भी नहीं है ना ये। और हाँ, लेकिन वो बताते हैं करके भी क्या करें, बात ये भी हाँ, सही बात है, मतलब वो स्लाइड भी नहीं है, इतना चर्चा भी करा जाए, सही बात है। ऐसे लोगों को आम जनता, वोटर्स तक नहीं न जानते हैं, न सुनना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी नहीं सुनना चाहते। लेकिन मुश्किल है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री उनका इस्तेमाल कर रहा है जी। सबसे बड़ी बात यह कि अपनी हार को जीत के आंकड़ों में बताने के लिए एक ऐसे आदमी को इस्तेमाल कर रहा है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो ये इसलिए मैं उसकी चर्चा किया। लेकिन वही है कि माहौल एकदम क्लियर हो गया है। अब आज तो दिल्ली में और जो छठे चरण का चुनाव जहां होने वाला 57 सीटों का, वहां पे अब तो चुनाव प्रचार बंद हो गया है, कल नहीं परसों जाके चुनाव हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो है देखिए क्या क्या हो रहा है, मतलब जब लगता है कि हार रहे मामला बिगड़ता है। अब उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल यूपी में देखिए राजा भैया खुल करके आ गए समाजवादी पार्टी के मैदान में, समाजवादी पार्टी के लिए बैटिंग करने लगे। अब राहुल बताएंगे या अमरिंदर भी बताएंगे कि अब जौनपुर, ये कौशाम्बी और प्रतापगढ़ ऐसी 4-5 सीटें हैं जो राजा भैया प्रभावित कर जाएंगे। इसके पहले भी हालांकि उन्होंने रायबरेली और अमेठी में भी इशारे कर दिए, उस समय इशारों में बात करते थे, उस समय कहा कि मैंने अपने लोगों को खोल दिया है, जहां चाहे वैसा करें। लेकिन अब तो खुल करके करें नहीं, सपा और इंडिया अलायंस का समर्थन करना है। तो इसका भी एक असर, मतलब जिस तरह से लोग एक करके इंडिया अलायंस को छोड़ करके आ रहे हैं और इंडिया के साथ जुड़ रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि माहौल किधर जा रहा है। और राहुल सही कह रहे थे कि इधर जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने वाले जिन सीटों में, उसमें 2/3 से अधिक सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय नहीं है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये जबकि 2 फेजेज अब बाकी हैं, और 2 नहीं अब कहिए तो 1 फेज बाकी है 1 तारीख का, क्योंकि परसों है 6वें फेज का मतदान, और उससे पहले बहुत तेजी से प्रतिक्रिया जो घटनाक्रम है वो बदलते हुए हम देख रहे हैं, बहुत तेज घटनाक्रम बदलते हुए देख रहे हैं। और उसी में राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, नरेंद्र मोदी के एक एक शब्दों पर वार कर रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी हाँ, मेरे पास आ रही है, मेरी आ रही है? जी आ रही है, थोड़े से कर्कश लग रही है लेकिन आ रही है। चलिए, वो माइक की गड़बड़ी है, आपकी गड़बड़ी नहीं, आपकी आवाज तो बहुत मधुर है, मीठी है। अमलेंदु जी, जरा आपसे समझूं
कि राहुल गांधी टेम्पो पे चढ़ के कह रहे हैं ये वो वाला टेम्पो नहीं है जो मोदी जी वाला, अदानी वाला, ये वो टेम्पो है जो अग्निवीर वाला है। और ये 6वां फेज 7वां फेज अग्निवीरों का फेज है, ये 6वां 7वां फेज किसानों का है, ये 6वां 7वां फेज जो है ये कहीं ना कहीं वो दुखती रग वाला फेज है नरेंद्र मोदी के लिए। और यहां पर परेशानी बहुत ज्यादा शायद है, इसलिए नरेंद्र मोदी हक बकाए हुए नजर आते हैं क्या? निश्चित तौर पर राजीव जी नरेंद्र मोदी हक पकाए हुए हैं और अब बड़बड़ाने भी लगे हैं। अभी तक तो बातें करते थे, मन की बातें करते थे, अब बड़बड़ाने भी लगे हैं। बताइए, बड़बड़ा के कह रहे थे कि वो शायद उनकी माँ ने पैदा किया है। अरे भाई, सबकी माँ ही पैदा करती है, मोदी जी क्या कोई और पैदा करता हो? पता नहीं कोई और करता है कि नहीं करता है। गुजरात में कुछ ऐसा होता हो या वहां होता हो जहाँ के हैं वो बड़नगर क्या है, वहां कुछ ऐसा कुछ होता हो, लेकिन पूरी दुनिया में माएँ ही पैदा करती है। तो अब पता नहीं क्या है उनका बहर, चूंकि अवतारी पुरुष है राजीव जी, तो अवतारों के विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहिए। तो अवतारी पुरुष है, पता नहीं कहाँ के अवतार है, किसके अवतार है, ये तो वही बताएंगे किसके अवतार है किसके अवतार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा घबराए हुए राजीव जी, और जिस तरह की सूचनाएं हैं चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के बावजूद राजीव जी, सूचना ये है कि 100 सीटें नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो 6वां 7वां चुनाव है, आप 100 पे आ गए। अभी तक 200, 150, 140 की बात हो रही थी, अब 100 पे आ गए। नहीं, बिल्कुल 100 नहीं आ रही है राजीव जी, आप देख लीजिएगा। अगर चुनाव आयोग की गड़बड़ियां नहीं होती है तो 100 भी नहीं आ रही है। चुनाव आयोग की गड़बड़ियां होती है तो फिर 150 तक पहुंच सकता है गड़बड़ियों के बाद। तो चुनाव आयोग की जो गड़बड़ियां है वो इसलिए है कि किसी तरीके से शर्मनाक हाल से भारतीय जनता पार्टी को बचाया जाए, 150 तक जो है या 140 तक सीटें आ जाए, ताकि ये बताया जा सके कि नहीं बहुत बुरी हालत भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई है। तो सारे जो घपले घोटाले किए जा रहे हैं वो इसीलिए किए जा रहे हैं, और इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। सरकार तो किसी हाल में नहीं बन रही है, और 100 सीटों के आसपास अगर निष्पक्ष और चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ियां नहीं है तो 100 सीटें इनकी किसी भी हाल में नहीं आ रही है। यहाँ तक कि राजीव जी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में पूरी तरीके से फंसे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो सूचनाएं हैं उनके मुताबिक बनारस जो है वो फंसता जा रहा है। आखिरी चरण में बनारस को कराना ये चाल समझी गई थी नरेंद्र मोदी की, लेकिन ये नरेंद्र मोदी के अब गले की फांस बन गया है आखिरी चरण में जाकर के कराना। और जैसा कि आपने कहा कि अब ये चरण है 6वां और 7वां, ये राजीव जी पूरा अग्निवीरों वाला ही चरण है। तो ये अग्निवीर जो है ये टेम्पो भर भर के मोदी जी को जवाब देंगे। जिस टेम्पो की बात की जा रही है कि टेम्पो मिल गया है राहुल गांधी को, और ये टेम्पो अग्निवीरों वाला है, तो अडानी जी के टेम्पो है निकाल के बाहर खड़े कर देंगे ये अग्निवीर जो है। क्योंकि आप देखिए कि अग्निवीर योजना जब लागू की गई थी तो ये जहां चुनाव बचे हो, चाहे वो बिहार में बचा हो, चाहे पूर्वांचल में बचा हो, और चाहे हरियाणा में हो, पंजाब में हो, हिमाचल में हो, इन सब जगह जबरदस्त तरीके से अग्निवीर योजना का विरोध हुआ था और लेने के देने सरकार को पड़ गए थे। तो ये अब जो है वो जवाब लेने का समय आ गया। दूसरा राजीव जी, अब गंगा के किनारे भी चुनाव है, और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा कि गंगा के किनारे लाशें तैर रही थी और मोदी जी जो थे वो ताली और थाली बजवा रहे थे। अगर आप अवतारी पुरुष हैं तो ताली थाली क्यों बजवा रहे थे? रोक देते सब कुछ। 50 लाख लोगों की मौतें हुई हैं। WHO इस बात को कह रहा है कि भारत में 50 लाख लोगों की मौतें हुई हैं कोरोना के दौरान, और उसमें ये कह रहा है कि जो मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी वजह से भी हुई है। तो अगर आप इतनी अवतारी पुरुष थे, सब कुछ रोक देना चाहिए था। तो ये कुल मिलाकर के लफाजियां अपनी जगह है, लेकिन चूंकि अब जनता सवाल पूछ रही है, और जनता सवाल ये पूछ रही है कि जो आपको जिम्मेदारियां दी गई थी, जिस आशा के साथ आपको लेकर के आया गया था, आपने उसमें से कोई एक भी काम अगर पूरा करके दिया हो तो नरेंद्र मोदी जी आप वो बताइए कि आपने क्या किया है। नरेंद्र मोदी के पास ये बताने के लिए कुछ नहीं है, और नरेंद्र मोदी का मतलब भारतीय जनता पार्टी का मतलब कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फंसी हुई है, जनता सवाल पूछ रही है, और आप देखिए कि लगातार अब ये बातें उठ रही है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नारा बन गया है कि देश बचाना है तो मोदी को हटाना है। ये नारा एक तरीके से पूरे देश में अब गूंजने लगा है। और देश किससे बचाना है? भारतीय जनता पार्टी से बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, आरक्षण को खत्म करना चाहती है। ये सारी चीजें जो है इनके गले में फंस गई है, और इसका जवाब देते हुए नहीं बन रहा है इनको। इसलिए परेशानियां अब इनकी नरेंद्र मोदी की और बढ़ेगी। पता नहीं अभी और क्या क्या कहते हैं, जब किस किस के अवतारी पुरुष और क्या नई चीजें निकल करके आ जाए। कुल मिलाकर झोला उठाने का समय आ गया है राजीव जी, इसको समझाया सकता है। जी, झोला उठाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ये बात कह रहे हैं, क्योंकि वही कह रहे थे कि झोला उठाकर चले जाऊंगा। एक बार फिर से राहुल लाल जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी समझूं कि इसके आगे क्या। अब
छठवें सातवें फेज के आगे आप क्या कुछ देखते हैं, और जो तैयारियां चुनाव आयोग की हैं और जो तैयारियां बीजेपी की हैं, दोनों मैच खाती हुई दिखाई देती हैं क्या? और क्या अभी तक जो कुछ हुआ है, जिस हिसाब से चुनाव हुआ है, और उसमें क्या रिजल्ट पे भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देता है क्या? क्या कुछ आप देखते हैं? देखिए ना, रिजल्ट तो काफी हद तक लोगों ने, अगर हम लोग देखें कि 5 चरण के चुनाव में ही यह चुनाव इंडिया अलायंस की तरफ जा चुका है। हमने कहते हैं ना कि वो अब छठा और सातवां चरण एक तरह से फिनिशिंग राउंड की स्थिति है। प्रथम चरण से ही जो एक गति और एक स्थिति बनी, क्योंकि अलग अलग कई राज्यों में हम लोग राजस्थान से लेकर जब कहीं जा रहे थे, जो मुद्दे वहां पे मैं देख रहा था कि दलित तबका, आदिवासी तबका वो कांग्रेस को वोट कर रहा था, वो स्थितियां उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो उत्तर प्रदेश में बीएसपी का कोर वोटर जो है कि उनके पास से छिटक रहा है, काफी कम उनका कोर वोटर बचा है, और वो कोर वोटर छिटक कर कहां पहुंच रहा है? वो कोर वोटर छिटक कर जो है वो इंडिया अलायंस में पहुंच रहा है। जो राहुल गांधी के तमाम नारे, तब सोच के देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। अगर उसको किसी के पास भी थोड़ा सा तर्क हो, प्रधानमंत्री कहते हैं बिजली काट लेंगे ये लोग। प्रधानमंत्री जी को यह पता होना चाहिए कि 95% गांव का विद्युतीकरण एक तरह से करने का श्रेय सीधे सीधे मनमोहन सिंह के सरकार को ही जाता है। लगभग 4-5% जो है कि गांव बचे हुए थे राजीव जी, तो कांग्रेस के सरकारों ने तो विद्युतीकरण करने का काम पहुंचाया। मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश की एक रोचक स्थिति इस समय। जिन जिन जगहों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होते चले जा रहे हैं, वहां इस भारी गर्मी में बिजली कटौती हो रही है राजीव जी। अभी उत्तर प्रदेश में जो 2 चरण के जो जगह बचे हुए हैं, वहीं पे 24/7 जो है कि बिजली की सप्लाई दी जा रही है। क्योंकि लोगों ने बताया कि जहां 5वें चरण के चुनाव हो रहे थे, चुनाव होने तक उस दिन शाम 5 बजे तक बिजली बड़ी अच्छी रही। चुनाव जैसे हुआ उसके बाद बिजली के लोगों को अता पता नहीं चल रहा है। दर्शक जो देख रहे होंगे जरूर पुष्टि करेंगे, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। तो इस मैनेजमेंट से आप चुनाव जीतना चाहते हैं कि चुनाव से जस्ट पहले बिजली लगातार दीजिए, और जैसे चुनाव खत्म हो तो आपको बिजली जैसे बुनियादी सुविधा भी आपको देने की बात नहीं हो रही। क्या प्रधानमंत्री का तो मैं जो स्थिति है, और वो तमाम, चूंकि देखिए अभी अमलेंदु जी ने सही चीज कहा कि ये जो पूरा क्षेत्र है जहां चुनाव हो रहा है, चाहे वो हरियाणा का क्षेत्र हो, बिहार, उत्तर प्रदेश, जहां जिन जिन जगहों पे हो रहा है, अग्निवीर का आंदोलन आपको याद होगा राजीव जी, इन्हीं क्षेत्रों में अग्निवीर का आंदोलन में पुरजोर ढंग से जो है कि वो आंदोलन उठा था। वहां पे भारी संख्या में युवा जो है ग्रामीण क्षेत्र में अग्निवीर के भर्ती के लिए जाते हैं। और राहुल गांधी ने सोची कि किस तरह से जो प्रधानमंत्री ने हमला किया था, जिस टेम्पो को बताया था कि अडानी अंबानी के पैसे आते हैं उस टेम्पो में, उस टेम्पो पे बैठ के उन्होंने साबित किया कि अडानी अंबानी वाला टेम्पो तो कोई और होगा जिसमें बीजेपी और उनके धनाढ़ 22 उद्योग जगत के लोग उनका प्रयोग करते होंगे। वो तो अग्निवीर और किसानों वाले टेम्पो पे बैठे हैं वो जी। आज जिस तरह से देखिए दिल्ली मेट्रो में जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे थे, आप वो दृश्य कितने खूबसूरत दृश्य। तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 1, न्याय यात्रा, उसके बाद से जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी, और वो कनेक्टिविटी का जो वीडियो आपने बताया, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे वो लगातार प्रधानमंत्री के एक एक चीज पे हमला कर रहे हैं। प्रधानमंत्री तो एक तरह से देखिए अपना मुद्दा तो कोई सेट कर नहीं सकते हैं, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं, और उनके उल्टे पुल्टे बयान को पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम जो राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये पूरा चुनाव 5, 6ठे और 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास केवल और केवल मुद्दे ही है, संविधान को बचाना, देश को बचाना। और आप सोच के देखिए कि आज जब हम लोग चुनाव आयोग को देखते हैं और जब विपक्ष के उन आरोपों को देखते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हैं, तो उसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो हलफनामा है भारतीय चुनाव आयोग का, वो उसकी सीधे सीधे पुष्टि कर रहा है। आप आखिर उनकी क्या मजबूरी है? आप नहीं बताना चाहते हैं, नहीं बताना चाह रहे हैं, तो आखिर जो मैं एक प्रथम खंड में एक बात रख रहा था कि 115 लोकसभा सीटों पे जो हिंदू ने जिसको कवर किया है कि वहां पे सीधे सीधे वोट जो है वो 2019 से कम हुआ, वो प्रतिशत के संदर्भ में कम होने की बात नहीं कर रहे। वो बता रहे हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रथम और सेकंड चरण में और बाकी चरणों में जहां पर विपक्ष की स्थिति मजबूत थी, वहां पर सीधे सीधे टोटल मतों की संख्या के संदर्भ में वो एक रिसर्च रिपोर्ट है हिंदू में प्रकाशित हुआ है। अगर उसके जो तमाम तथ्य हैं वो डराने वाले हैं, इसका मतलब है कि क्या विपक्षी वोटरों को मतदान तक नहीं पहुंचने दिया गया है, या फिर उन्हें जो है कि उनके मतों को हटा दिया गया है। तो चुनाव आयोग के पूरे गतिविधि में कुछ न कुछ तो दाल में काली वाली स्थिति आ रही है। इसलिए जो अमलेंदु जी ने कहा कि क्या
वो स्वतंत्र और इस तरह से करके कुछ सीटों को और जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठा को बचाने की एक लड़ाई लड़ी जा रही है। इस तर्क में काफी ज्यादा बल है, क्योंकि राजीव जी, जो बनारस से सच में जो खबरें आ रही हैं, अब आप सोच के देखिए कि कोविशील्ड का मामला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी पहले से परेशान थी। जी। बीएचयू के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया कोवैक्सीन को लेकर, पूरे दुनिया में तो उस रिसर्च रिपोर्ट की सराहना हो रही है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से लगातार उन बीएचयू के वैज्ञानिकों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, उनको डांट फटकार लगाई जा रही है उस रिसर्च रिपोर्ट के लिए। तो सोचिए कि भारत में कैसी स्थिति बनी हुई है। बीएचयू जो कि प्रीमियम संस्थान था, जहां पे कि कोवैक्सीन को लेकर जो है कि उसके तमाम चीजें का खुलासा किया गया, सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन वैज्ञानिकों के ऊपर दबाव बना रही है। और बनारस का यह घटनाक्रम केवल बनारस नहीं, पूरे पूर्वांचल के चुनाव को प्रभावित करने वाला है। क्योंकि आपको पता है राजीव जी की जिस सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के रोगियों के ऊपर, वहां पे जो तमाम लोगों के ऊपर जहां पे ये प्रयोग किए गए, वो बनारस में बीएचयू का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल केवल एक हॉस्पिटल नहीं है, वो लोगों के लिए जीवन को बचाने वाला, लंबे समय से वो आखिरी आसरा रहा है पूरे के पूरे पूर्वांचल के क्षेत्र का। तो ये जो अलग अलग चीजें, अलग अलग परिस्थितियां घटती चली जा रही हैं, हमें लग रहा है कि रेत की तरह से जो है ना मोदी जी के हाथ से सत्ता फिसलती चली जा रही है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो है कि सटीक चीज पे, सटीक मामले पर वो निशाना साध रहे हैं। जिस राहुल गांधी जी के ऊपर यह आरोप लगता था कि वो जनता से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है, आज कोई भी व्यक्ति एक वीडियो प्रधानमंत्री का देख लीजिए और एक वीडियो जो है कि वो राहुल गांधी का देख ले, पता चल जाए कि किसके कनेक्टिविटी की क्या स्थिति है और राहुल गांधी ने किस तरह से उनका पूरा पर्दाफाश करके रख दिया है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आप सोच के देखिए, हरियाणा को मैंने आखिरी चरण में रखा था। अब पछता रहे होंगे कि इतना भी आखिरी में क्या रखना था कि लोगों ने सब कुछ देख लिया कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को किस तरह से बेशर्मी की तरह से इन्होंने टिकट दिया, जबकि ये चाहते तो उसको टिकट नहीं दे सकते थे। बगल का जो सीट है, गोंडा सीट है उनका, केसरगंज का बगल का सीट, बिल्कुल, वहां पे इंडिया अलायंस की स्थिति काफी मजबूत है। तो बृजभूषण शरण सिंह का ना तो वैसा कोई प्रभाव है ना कोई चीज है वहां पे, फिर भी एक तरह से महिला सुरक्षा को लेकर बिल्कुल ये गैर गंभीर है और इन्होंने महिला पहलवानों को लेकर जो तमाम चीजें थी उनके ऊपर कोई जोर नहीं दिया राजीव जी, और इसका सीधा परिणाम हरियाणा में देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। जी बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हरियाणा में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इसका प्रभाव इधर उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अब पूर्वांचल का पार्ट, चाहे इधर हरियाणा का पार्ट हो और दिल्ली में भी, और अभी 6वें फेज का मतदान परसों है, उससे पहले अब क्या सब कुछ पैक हो चुका है? क्या रेत की तरह सत्ता फिसल रही है नरेंद्र मोदी के हाथ से? ये समझना जरूरी है। मुकेश कुमार सिंह साहब कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए राहुल जी की ये बात बिल्कुल बिल्कुल तार्किक लगती है। तार्किक लगती है कि अचानक एक कमरे में बैठ करके इनको आत्मज्ञान हो गया, ऐसा नहीं है। इनकी बातचीत तथ्यों के आधार पर है कि भाई किस तरीके से पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल बदलते से बदलता चला जा रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। और उसी क्रम में एक बात मैं अपने पिछले सबमिशन में कहने से रह गया था, मैं यहाँ उसको कहता हूं कि देखिए, कल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, पूरे देश की नजर इस बात पर होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट आंख से देख के मक्खी निगलना चाहता है या मगरमच्छ खा जाएगा। ये मगरमच्छ है, ये जो चुनाव आयोग ने अपना ये एफिडेविट दिया है, अगर किसी मतलब क्या कहूं मैं, रतौंधी वाले आदमी को भी लगेगा क्या है ये, क्या लिख दिया आपने। और उस तरह की स्थितियां सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि जमीनी हकीकत ये है, जैसे कर जिन्हें बातें वो दोहराए, प्रधानमंत्री की टोटी खोल देना, बिजली काट देना। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो इस देश में 6.5 लाख गांव हैं, जिनमें से सिर्फ 18,000 गांव, 18,000 कुछ 100 गांव ऐसे थे जहां पर की बिजली नहीं पहुंची थी। और 18,000 गांव का ही क्रेडिट नरेंद्र मोदी ले सकते हैं कि उनके दौर में, उनके राजकाल में 18,000 गांव में पहुंची। अब जरा इसी आंकड़े का दूसरा पहलू भी देखते चले लगे हाथ, कम शब्दों में समझना जरूरी है, और वो ये कि आजादी के समय इस देश के गांव में कोई बिजली नहीं थी, यहां तक कि बहुत सारे शहर भी बिजली से विहीन थे। तो अगर 1947 से लेकर के और 2014 तक आपकी कवरेज 6.5 लाख गांवों में से करीब 6,30,000 गांव तक पहुंच जाती है, ये किसकी देन थी? ये नरेंद्र मोदी की देन थी। लेकिन जब आए क्रेडिट लेने के लिए तो क्या कहने लगे, सब हमने कर दिया।
जनधन खाते के क्रेडिट लेने के लिए सब हमने कर दिया, क्या उससे पहले खाते नहीं खुल रहे थे? आपने जो बयान दिए थे आधार के बारे में, वो बयान सब पब्लिक डोमेन में पड़े हुए हैं। कौन सी बात ऐसी थी जिसकी आपने मुखालफत नहीं की और आज आप कह रहे हो कि हाँ साहब ये हर बात तो आपने मुखालफत की, कोई चीज ऐसी नहीं छूटती। अब सवाल यह है कि ये सारे के सारे दांव आपके हाथ से निकल गए और इसीलिए अब आप कुछ भी अंड बंड घंड कुछ भी बोल दीजिए, वही स्थिति में आ गए जी। ये पागलपन है। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है? चुनाव में हार जीत होती रहती है, आती जाती रहती है, बड़े बड़े नेता हारे हैं चुनाव, नरेंद्र मोदी हार जाएंगे या उनकी पार्टी हार जाएगी, ये कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हो जाएगा। चमत्कार ये होगा कि इसके बाद बीजेपी और आरएसएस को नरेंद्र मोदी का किया धरा संभालने में कई दशक लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में हर चीज डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आपका कहा हुआ एक एक शब्द, मेरा कहा हुआ एक एक शब्द डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। ये आपको कतई बख्शेगा नहीं, आप कहीं बच के जाएंगे नहीं। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है नरेंद्र मोदी को कि एको हम दूजो नास्ती। अरे ऐसा हुआ ही नहीं भाई, मानव इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये सिवाय एक निपट मूर्ख के और कोई इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। और ये सब कुछ ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य और मकसद रहा है, और वो रहा है येन केन प्रकारेण मुझे सत्ता चाहिए, और सत्ता पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। और सत्ता क्यों पानी है? क्योंकि जिन लोगों की बदौलत मैं सत्ता में आया हूं, जिसका रेफरेंस देते हुए राहुल गांधी कहते हैं 22 लोगों का इन्होंने इस तरह से किया, उन लोगों को मुझे सर्व करना है। जिन्होंने मुझे राजा बनाया है उन्हें मुझे सर्व करना है। सर्व करने के लिए भी मुझे कुछ भी लॉजिकली नहीं सोचना है। अभी देखिए, कल इसमें वॉशिंगटन पोस्ट में जो खबर छपी है जी, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है इतने बड़े कोल घोटाले की, जिसपे पहले भी हमला कर चुकी है कांग्रेस, कहां पहुंचे हैं आप, कहां खड़े हैं? यानी आप सोचिए कि आप 3000 कैलोरी का कोयला लेते हैं, दाम लेते हैं सरकार से 6000 कैलोरी का, सप्लाई करते हैं 3000 कैलोरी वाला, और सारे के सारी चीजों का एविडेंस है। ये इनके कुकर्म, इनको छोड़ेंगे क्या? ये बचेंगे नहीं। ये कहते हैं कि पाप का घड़ा जब पूरा भर जाता है तो यही स्थिति, वही हाल है आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का। 10 साल तक इन्होंने जो चाहा, जैसे चाहा, वन मैन रूल की तरह से काम किया, लेकिन देश की जनता इस बार खुद सीधे सीधे इनसे आमने सामने है। मुझे लगता है राहुल गांधी, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के अन्य नेता वो इतने शक्तिशाली नहीं है कि वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी के माइट से सीधे टकरा सके। ये जनता है, जनता जनार्दन जिसे कहा गया है, ये जनता है जो इनसे सीधे टकरा रही है, और यही देख करके इनके पैर के नीचे से जमीन खिसकी हुई, इनकी हार्टबीट लो हो रखी है, इसीलिए क्योंकि इनको दिख रहा है साफ साफ कि अब गए हम, ये अंतिम सांसें गिनने वाली दौर में आ चुके हैं। आई मीन राजनीतिक तौर पे अंतिम सांसें गिनने वाले दौर में आ चुके हैं। ये बहुत दुखद है। जी राजीव जी, बिल्कुल। एक आखिरी पड़ाव भी है इस चुनाव का, और इसके बाद रिजल्ट का इंतजार होगा। 6वें और 7वें फेज के बाद एक लंबा प्रोसेस, और इतनी गर्मी, इसके बीच भी मतदाताओं को रिझाने के लिए आपको बाहर निकलना पड़ रहा है। आप जा रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की आवाज़ देखिए बिल्कुल बैठ चुकी है, और जो भी कहते हैं, जो भी भाषण दे रहे हैं, उसमें से बहुत सारी बातें तो जनता को समझ में भी नहीं आ रही हैं। अब तो खैर अपने आप को दैवीय शक्ति और परमात्मा के द्वारा भेजे गए दूत के रूप में अपने आप को घोषित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या इन सब का असर पड़ता हुआ, जयशंकर जी आपसे चाहूँगा, क्या इन सब का असर पड़ता हुआ अब आखिरी पड़ाव में दिखाई देता है? यहाँ से हम 4 जून को कैसे देखेंगे? राजीव जी, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और उनके जो राजनीतिक सलाहकार हैं या रणनीतिकार हैं, वो थोड़ा पछतावा कर रहे होंगे। पछतावा इस बात के लिए कर रहे होंगे कि क्यों 7 चरणों में चुनाव करवा दिया। 3-4 चरण में ही निपट गया होता तो मामला ठीक हो जाता था। क्योंकि चरण दर चरण कोई ऐसा चरण नहीं है जिसमें थोड़ी भी हालत सुधार के लक्षण दिखाई दिए हो। बिगड़ते ही जा रही है। मतलब अब आप सोचिए कि अब हमारे यहाँ लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि साहब अगर
पहले मालूम होता है ये हालत है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जीत और हार का अंतर था और ज्यादा हो जाता। लेकिन जितना आगे बढ़ रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार हार के आंकड़े, जीत और हार का अंतर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। और जाते जाते जो हालत हो गई है, मतलब आप सोचिए कि जो छठे चरण का चुनाव है उसमें मेरे ख्याल से शायद सभी सीटें बीजेपी के ही पास रही हैं। एक आध अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज हालत है कि कोई भी सीट दावे के साथ नहीं कही जा सकती है छठे चरण के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हो, जिसमें वो लोग दावा कर सकते हो कि ये सीट हम जीत रहे हैं। सातवें चरण में भी मतलब कुछ एक सीटें हैं जहां लगता है कि भाजपा थोड़ा मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन वहां पर भी जीत और हार का अंतर बहुत फर्क डाल देगा। तो एक तो ये है, लोगों में समझ में आ गया है, लोग एकदम तय कर चुके हैं, लोग तय करते जा रहे हैं। मतलब जो फीड मिल रहा है, जैसे मैंने आपसे बताया कि बलिया में कुछ लोग मिले, बात हो रही थी उससे, वो कह रहे हैं कि साहब हमने पिछली 2 बार बीजेपी को वोट दिया, लेकिन अब जो है बीजेपी हटाओ, बीजेपी भगाओ, ये हमारा मुद्दा बन गया है। या भी इस आदमी के रहते हुए कुछ लोग तो ये भी कर रहे हैं कि जैसे मोदी जी के लोगों ने नारा क्वाइन किया था कि लोग कह रहे हैं कि साहब मोदी तेरी खैर नहीं, भाजपा से ज्यादा बैर नहीं। और भाजपा को भी इस हालत में पहुंचा दिया है लोगों ने, या भाजपा के लोग भी कह रहे हैं। मतलब हम लोग के यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी सीटों पे लोग कह रहे हैं कि साहब भाजपा के साथ तो हम हैं, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से काम किया है, जिस तरह से योगी की अवहेलना की है, योगी आदित्यनाथ की जो अवहेलना हुई है टिकट के बंटवारे से लेकर के इन सब चीजों में, तो उससे ये भी हो रहा है कि साहब योगी आदित्यनाथ के लोग भी लग गए हैं कि नहीं साहब मोदी जी को इस बार सबक देना जरूरी है, मोदी जी को, अमित शाह जी को सबक देना जरूरी है। और लोग कह रहे हैं कि राजा भैया अगर खुल करके बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ और बात होगी। हालत ये हो गई कि स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ के बीच में हाथ टाक हो गई। योगी आदित्यनाथ को कहना पड़ा कि भाई मैं महिलाओं से ज्यादा बातें नहीं करता हूं, मैं फोन पे इस तरह से बातें नहीं करता हूं। तो ये जिस माहौल पूरी का पूरा तरह से बदल रहा है। और अभी जो हरियाणा की बात हो रही थी, मैं उसको भूल गया था कहना, प्रियंका गांधी का भाषण जो है इतना मारक और इतना अपील करने वाला हो रहा है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी। जिस ढंग से उस महिला ने हरियाणा के लोगों को, किसानों को एड्रेस किया, वहां के जो जवानों को एड्रेस किया और बताया कि साहब मेरे पिता शहीद हुए, मेरी दादी शहीद हुई, मुझे शहादत का मालूम है क्या होता है, कैसा होता है, उसको मैंने झेला है। और किसानों के जब वो कह रही है कि भाई अब समय आ गया है, जब किसान कह रहे हैं कि साहब तुम मुझे दिल्ली नहीं आने दे रहे थे, तो अब भाजपा के लोगों तुम हमारे गांव में नहीं आ सकते हो। एक तरह से अपील भी किया, लेकिन उसके पहले से ही पंजाब और हरियाणा के किसान जो है लगातार बाइकाट कर रहे हैं, भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उनके मंचों को तोड़ दे रहे हैं। ये हालत हो गई है। मतलब गुस्सा इतना बढ़ गया है, गुस्से में एक नहीं बल्कि कई एंगल जुड़ते चले जा रहे हैं। चाहे जाट आरक्षण का मामला हो, उसको लेकर के किसान बहुत नाराज थे। ये जो हमारी पहलवान महिलाएं थी, उनके साथ ब्रजभूषण सिंह का जो रहा, और उसके बारे में मोदी जी का जो या उनकी पार्टी का जो रहा आचरण रहा, जिस तरह से उनको टिकट उनके बेटे को दिया और कुछ भी बाल बांका नहीं हुआ ब्रजभूषण सिंह का, चार्जशीट फाइल हो रही है, सब कुछ माना जा रहा है, अदालत में आ रहा है कि नहीं साहब आरोप तो सही लग रहे हैं, लेकिन कोई सजा जैसी कोई चीज अभी तक हुई नहीं है। तो वो उन बेटियों का गुस्सा, उसके लिए वहां के भाइयों, माताओं, पिताओं का जो गुस्सा है वो उसके साथ जरूर रहा है। उसके अलावा जो किसान समस्याओं को लेकर के जो सड़कों पे आ रहे थे, उनको सड़कों पे पूरे तरह से जो नाकेबंदी की गई, कीलें लगाई गई, ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए। मतलब ये हमारे देश की जनता है या पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी और देश की जनता है भाई? उसके ऊपर आप ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, लाठियां चलवा रहे हैं। तो लोग अब उसका जवाब पूरी तरह से देने के लिए सारा एक एक करके जनाक्रोश जो है एक एसिमुलेट होकर के इस चुनाव में 25 मई को और 1 जून को परिलक्षित होने जा रहा है। और 4 जून का जो रिजल्ट आएगा, जैसा हम हमारे मित्र भी कर रहे हैं, मैं भी यही कह रहा हूं, मेरा तो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि 200 का आंकड़ा पार करना इनके लिए बड़ा भारी पड़ने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। एनडीए को मिला लीजिएगा तो भी 10-20 सीटें हो जाएंगी, तो इससे अधिक का कुछ बात बनने वाली नहीं है। लेकिन वही है कि थोड़ा अपोजिशन को, लोगों को अलर्ट रहना होगा, मतगणना में बहुत चुस्त दुरुस्त रहना होगा। जैसे
एक ये भी करते हैं लोग कि भाई जीत गए हो गया, और वो सब जुलूस लेकर के बाहर चले गए और इधर रिटर्निंग अफसर ने किसी और को सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जब तक मतगणना क्लियर ना हो जाए, जब तक रिजल्ट निकलने के बाद उसका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाए, विपक्ष के लोगों को मैदान छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ईवीएम मशीनों का जैसे फॉर्म 17C में है, उसमें दर्ज है कि साहब कौन सी ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हुआ है और उसमें कितने वोट पोल किए गए हैं, वो उसका मिलान करके ही काउंटिंग होनी चाहिए। पोलिंग अफसरों से लेकर के ये इनके पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जब काउंटिंग एजेंट बनाए तो एक तरफ बहुत मजबूत लोगों को बनाए, और उनके बीच में जो पोलिंग एजेंटों की जो रिपोर्ट है फॉर्म 17C है उसको दे दें, उसी के साथ मिलान करने के बाद भी काउंटिंग करने। तो ये अगर विपक्ष जिस तरह का अभी तो दिखाई दे रहा है कि काफी चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद है, अगर ये मुस्तैदी काउंटिंग तक रह गई राजीव जी, तो जो मैं कह रहा हूं वो सही साबित होने वाला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मेरा तो ये भी मानना था कि 2019 में भी यही रहता, 2040-50 का ही आंकड़ा होता अगर पुलवामा और बालाकोट नहीं होता। तो अगर अभिनंदन का मामला उन्होंने फर्जी राष्ट्रवाद के जरिए नहीं भुनाया होता तो शायद 2019 में ही इनका बुरिया बिस्तर गोल हो गया होता। लेकिन देर आज दुरुस्त आए, इस बार जाएंगे तो फिर लंबे समय के लिए जाएंगे, यही बात है। जी राजीव जी, जनता चुनाव लड़ रही है, यह साफ दिखाई देता है, वोकल है, जनता अपनी बात कर रही है। फॉर्म 17A 17C क्या है ये आपको बता दूं दोस्तों। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 जो है वो ये कहता है कि दो तरह के फॉर्म होंगे, एक 17A होगा, एक 17C होगा। 17A में जब आप वोट डालने जाते हैं तो आप देखते होंगे कि एक फॉर्म होता है जिसमें आपका पूरा पता रहता है, आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं, फिर उसमें नंबर रहता है, आप वहाँ साइन करते हैं, ये 17A है। लेकिन 17C क्या है? 17C वो है जो कि कितने, यानी कि ईवीएम में कितने वोट पड़े वो लिखा होता है, ईवीएम का नंबर भी उस पर लिखा होता है, और इसके दो भाग होते हैं 17C के। एक तो ये होता है कि कितने मतलब टर्नआउट क्या है, लोगों ने कितने मतदाता आए और वोट दिए। दूसरा भाग ये होता है जिस दिन काउंटिंग होती है तो वहां पर टोटल कितने वोट किसको आए थे ये लिखा जाता है, यानी कि काउंटिंग वाले दिन भी फॉर्म 17C का प्रयोग होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये समझना जरूरी है कि रिजल्ट किसके पक्ष में गया है वो उसमें भरा जाता है, और इसी का खेल चल रहा है। क्योंकि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं ये 17C में दर्ज होता है, और उस दिन दर्ज होता है जिस दिन आखिरी वोटर आकर ईवीएम का बटन दबाता है। इसके बाद जो बीएलओ है वो लिखता है, और 17C के अलग अलग मतलब उसके कई कॉपीज को वहां जो दूसरे हर पार्टी के जो नुमाइंदे होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं, उनसे मेंबर होते हैं, उनसे साइन लेकर उसको स्ट्रांग रूम में रखाता है। अब यहीं पर सवाल यह है कि क्या यहां गड़बड़ियां हो रही हैं? क्या आखिरी जो वोटर वोट दे के गया, अगर जैसे हमारे साथी मुकेश कुमार सिंह साहब कह रहे थे कि आखिरी वोटर अगर 250 वोट पड़े और वहां लिखा गया 250, वहां कुछ नहीं लिखा गया और आपको फॉर्म 17C दिया भी नहीं गया, लेकिन खेल कर दिए 2-4 दिनों में, रात को दिन को कहीं और, उसके बाद 250 की जगह 500 कर दिए, हो गया डबल, किस्सा खत्म, टनाटन टनाटन, ठकाठक 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 कमल पे। और क्योंकि कमल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। आज तक जितनी गड़बड़ियां हुई हैं पिछले 10 साल में देखिए, तो अगर बटन कुछ भी दबाइए कमल ही निकलता है। कोई अगर सेल्फी लेकर भी 8 वोट डालता है तो कमल को ही डालता है। तो साइकिल को, हाथ को, घड़ी को और कौन कौन से निशान हैं इन सबको तो कोई डालता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? यह सवाल तो उठता है। क्या पूरा का पूरा खेल कमल के साथ ही हो रहा है? क्या 10 साल से इस देश में जो कमल छाप बीजेपी है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ घोटाला करके सत्ता पर है? और इसीलिए आशंका है, जैसे अमलेंदु जी कह रहे थे कि 100 सीट भी नहीं आएगी अगर ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ ये चुनाव आयोग चुनाव करवाए तो। और वही बात हमारे साथी मुकेश कुमार सिंह साहब कह रहे थे, वही बात हमारे साथी जयशंकर जी कह रहे थे, वही बात हमारे साथी यहाँ राहुल लाल जी कह रहे थे, और शुरुआती दौर में हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रशांत टंडन जी, वो भी कह रहे थे। तो ये खेल जो है इसको रोकने की कोशिश में ADR, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनाव सुधार पर लगातार काम करता आ रहा है और लगातार
जो इन मसलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाता रहा है और उनके लिए 3-4 ऐसे देश के वरिष्ठतम वकीलों में से हैं, जिसमें प्रशांत भूषण हैं, वो सबसे आगे रहते हैं और उनका साथ देते हुए आज आपने देखा कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उधर कपिल सिब्बल ने भी अपने बयान जारी किए हैं। तो देश के तमाम वरिष्ठ वकीलों ने इस पर अपनी आपत्ति, उस हलफनामे पर आपत्ति जताई है जिसमें यह कहा गया है कि 17C को हम पब्लिक नहीं कर सकते वेबसाइट पे। क्यों नहीं कर सकते साहब? उसके बाद करना क्या है? यह सवाल तो उठता है कि क्यों नहीं कर सकते। इसका जवाब कल सुप्रीम कोर्ट में शायद देना होगा। मुकेश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जल्दी से जोड़िए, फिर इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। जी मुकेश जी। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, 17C में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जितने पोल हुए हैं, एक वो हो गया। जो ईवीएम का नंबर है, ईवीएम का मतलब हो गया कंट्रोल यूनिट का जो नंबर है, एक स्पेसिफिक नंबर होता है, वो लिखा जाता है उस पर। उसके बाद जो बैलेट यूनिट होती है, अगर एक से ज्यादा बैलेट यूनिट है किसी पोलिंग बूथ पे तो सारी बैलेट यूनिट्स के नंबर्स उस पर लिखे जाते हैं। उसके बाद उस पर वीवीपीएटी का नंबर लिखा जाता है। उसके बाद जितने पोलिंग एजेंट उस समय मौजूद हैं, शाम को जब पोलिंग क्लोज होगी, वो सब लोग अपना दस्तखत करते हैं। उसके बाद इस 17C को उन पोलिंग एजेंट्स की एक कॉपी उसकी दी जाती है। यह सामान्य प्रक्रिया है। अब देखिए एक और चीज इसमें इंटरेस्टिंग हुई, ये पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा ने क्या किया कि जब उन्होंने ये जानकारी नहीं प्रोवाइड की तो उन्होंने अपने सारे पोलिंग बूथ जो उनके एजेंट यानी टीएमसी के एजेंट थे, उन सब लोगों का डाटा कंपाइल करके उन्होंने उसको ट्विटर से जानकारी सबको दे दी। लीजिए चुनाव आयोग, आप नहीं देना चाहते, ये है मेरे पास। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन डाटा कलेक्ट हो जाता है, आ जाता है कैंडिडेट के पास। तो कहने का मतलब ये कि और उसमें छिपाने वाली बात क्या है भाई? और मुकेश जी और जोड़ दूं, यही काम उधर डीएमके वाले कर रहे हैं दक्षिण में, तमिलनाडु में। वो भी पूरा कंपाइल करके इकट्ठा करके रखे हैं कि पोलिंग वाले दिन, काउंटिंग वाले दिन लेके जाएंगे और मिलान करवाएंगे उस दिन कि गड़बड़ियां अगर कहीं है तो यहां पर पकड़े जाओगे। तो यहां एक ये साफ है कि दबाव तो है, जबरदस्त दबाव बना दिया है यहां इस देश के ऐसे सोशल वर्कर्स ने, कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स ने और कुछ मतदाताओं ने भी, जागरूक मतदाताओं ने भी ये दबाव तो बनाया है। लेकिन उसके बाद भी क्या चुनाव आयोग उस पारदर्शिता को इस देश के मतदाताओं के बीच रख पाएगा? एक बड़ा सवाल है। हमारी आपकी चिंता क्या है? हमारी आपकी चिंता यह है, सरकार किसी की बने ये चिंता अभी नहीं है। अभी चिंता यह है कि चुनाव पारदर्शिता के साथ हो। हमारी पहली चिंता यही है कि मतदाताओं को लगता है कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, तीसरे टर्म भी उन्हीं को चाहिए, दीजिए जाकर। लेकिन कम से कम ओरिजिनल मतदाता तो सामने आए जिन्होंने दिया है। मतदाताओं को लगता है नहीं जी मोदी जी अच्छे नहीं है, इनको हटाना है, इंडिया गठबंधन को लाना है, तो ठीक है लाइए। लेकिन कम से कम इतना तो हो कि चुनाव आयोग जो चुनाव करवा रहा है, 140 करोड़ के पॉपुलेशन वाले इस देश में लगभग 100 करोड़ मतदाता हो गए हैं, 90 करोड़ से ऊपर, 95 करोड़ से ऊपर मतदाता हैं। इन मतदाताओं में से अगर 60%, 70% भी निकल के आए हैं तो वो उनका वोट सही जगह पे तो जा रहा है। क्योंकि खेल सिर्फ ईवीएम में बटन यहां दबाए वहां गया ये नहीं, बल्कि 17C के साथ ज्यादा खेल है। इसीलिए 17C पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम शायद कल भी चर्चा करेंगे। मुकेश जी और आपको बताया एक डाटा, हमारे पास टोटल मतदाता है इस 98 करोड़ में 8 करोड़ का इजाफा 2019 से और 2024 के बीच में हो रहा है जी। अगर इसको परसेंटेज में निकालें तो तकरीबन 2% मतदाता बढ़ रहे हैं। अब जरा सोचिए कि अगर 2% कहीं वोटिंग कम हुई है तो 2 और ये 2 4 हो रहे हैं फिगर, मोटे तौर पे, मोटी गणित के हिसाब से। फाइनली उसको निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। यानी ये जो इनके पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है उसके पीछे ये सारे आधार हैं पर्दे के पीछे। और इसीलिए अब आखिरी उम्मीद ये है राजीव कि कल सुप्रीम कोर्ट अवतार जी की कृपा हो जाए, वो अपनी बुद्धि से काम ले ले। जी जी जी, देखते हैं कल क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश जी आपका, बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी।